अध्याय 41। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है टेल हब में, आपकी पसंदीदा हिंदी ऑडियो नॉवेल्स की दुनिया में। एक्शन हो, रोमांस हो, मिस्ट्री या फैंटेसी, हर दिन यहाँ मिलता है नया एपिसोड। अगर आप कहानियों के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेल हब पर हर कहानी होती है एक ब्लॉकबस्टर। अध्याय 41। जिया येरुओ। जो क्यूई पागलों की तरह अपने कमरे में लौटा, उसने उस किताबों की अलमारी को खोला जिसे उसने छुआ तक नहीं था, और जो उसने देखा उससे वह सदमे से भर गया। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स के अभिलेख, यांजिंग राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स अकादमी, पश्चिम की यात्रा। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट से संबंधित कई पुस्तकों को देखते हुए जो क्यूई ने शुरू में सोचा था कि यह केवल जिया येरुओ का शौक है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। अब जियाओ युकियान के याद दिलाने के बाद वह तुरंत समझ गया कि जिया येरुओ का जिया परिवार संभवतः एक मार्शल आर्ट परिवार था। यह सिर्फ एक साधारण धनी परिवार नहीं है, यह एक ऐसा परिवार भी होना चाहिए जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हो। यह सोचकर जो क्यूई ने राष्ट्रीय मार्शल आर्ट से संबंधित एक किताब उठाई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें जिया येरुओ के कई हस्तलिखित नोट्स, पढ़ने से प्राप्त अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत विचार शामिल थे। बाद में पता चला कि राष्ट्रीय मार्शल आर्ट से तात्पर्य चीनी मार्शल आर्ट से था, यानी वह मार्शल आर्ट जो हुआशिया में हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह कई संप्रदायों और मुक्केबाजी शैलियों में विभाजित था, और यह एक वास्तविक, विद्यमान चीज थी। मिंग जिन स्पष्ट शक्ति, आन जिन छिपी हुई शक्ति, हुआ जिन रूपांतरण शक्ति, बावदान, अमृत को अपनाना आदि। यह पुस्तक इनका अपेक्षाकृत विस्तृत विवरण भी प्रदान करती है। जो क्यूई ने सिगरेट जलाई, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तो इस दुनिया में मिंग जिन से तात्पर्य मानव शरीर की उस सीमा से है जहां तक वह पहुंच सकता है, और कहावत हजारों सोने के सिक्के भी एक ध्वनि नहीं खरीद सकते, मिंग जिन के शिखर को संदर्भित करती है, जहां मुके के साथ एक स्पष्ट ध्वनि आती है जो यह दर्शाती है कि मिंग जिन में महारत हासिल कर ली गई है। अंजिन अलग है, यह असल में आंतरिक मार्शल आर्ट है। कुछ किताबों के पन्ने पलटने के बाद जो क्यूई को इस दुनिया में मार्शल आर्ट के पदानुक्रम की समझ आ गई। हालांकि यह आत्मा देवता लोक से भिन्न था, फिर भी इसमें कई समानताएं थीं। आध्यात्मिक देवलोक से प्राप्त अपनी आधारभूत शिक्षा के कारण जो क्यूई चीजों को बहुत तेजी से समझ जाता था। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि जिया येरुओ संभवतः मार्शल आर्ट की उस्ताद थी। उसके नोट से यह स्पष्ट था कि जिया येरुओ शायद पहले ही आन जिन में प्रवेश कर चुकी थी। अब जब 7 साल बीत चुके हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर जिया येरुओ ने हुआ जिन में प्रवेश भी कर लिया हो। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और आह भरी, इसके बजाय, क्योंकि उसने मुझसे शादी की और मेरे लिए एक बच्चा पैदा किया, इसलिए मैंने उसे रोक लिया। गर्भावस्था के दौरान वह काम नहीं कर सकती थी, उसके पास कोई आय नहीं थी और वास्तव में वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकती थी। मैंने उसे निराश किया। यह सोचकर जो क्यूई की आंखें थोड़ी नम हो गईं। इस तरह सोचने पर, भले ही वो झेंगगुओ का सुइबेई शहर में कुछ प्रभाव हो, फिर भी उसके लिए राष्ट्रीय मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करना मुश्किल होगा। मुझे राष्ट्रीय मार्शल आर्ट जगत के लोगों से संपर्क करने का भी एक तरीका ढूंढना होगा। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग शिया येरुओ के परिवार के बारे में जानते हों। इस बिंदु पर जो क्यूई ने इस समूह में प्रवेश करने के लिए शियाओ युकियान को एक प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि मैंने इस दुनिया के तौर तरीकों के अनुसार मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। मैंने शायद अभी तक हुआ जिनमें प्रवेश नहीं किया है। जो क्यूई ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी और अपने शरीर के भीतर हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस किया। जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार ठीक होती जाएगी और मेरी नसें चौड़ी होती जाएंगी, मैं स्वाभाविक रूप से हुआ जिनमें प्रवेश कर सकता हूँ। आखिरकार, आध्यात्मिक ईश्वर के क्षेत्र में मेरा स्तर उच्च था। अविनाशी देवता के दर्शन के लिए शून्य को भेदना इस दुनिया में मार्शल आर्ट का शिखर है। लेकिन यह उस हद तक अतिरंजित नहीं है जहां कोई सीधे तौर पर से टकराव कर सके। शून्य को तोड़ना मात्र मार्शल आर्ट के मार्ग के अंत के बारे में एक अनुमान मात्र है। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और मन ही मन सोचा, लेकिन स्पिरिट गॉड दायरे में साधना के स्तर के अनुसार, हो सकता है कि मैं पहले ही शून्य को भेदने की क्षमता को पार कर चुका हूं। जब मैं मानव राजा बना तब मैं 33 स्वर्गों को पार करने के कगार पर था, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होने और अपने हाथ के एक इशारे मात्र से किसी ग्रह को नष्ट करने में सक्षम था। यह सोचकर जो क्यूई अचानक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हाँ, आत्मा के क्षेत्र में वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तो पहले ही इतिहास बन चुका था। वह जानता था कि पृथ्वी पर धीरे धीरे साधना करके फिर से अपने सबसे शक्तिशाली रूप में लौटने का प्रयास करना मूल रूप से अवास्तविक था। लेकिन उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो एक प्राकृतिक लाभ था जो इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों के पास नहीं होता था। शायद यह सचमुच संभव था। यह सोचते ही जो क्यूई ने सोचना बंद कर दिया। मार्शल आर्ट के अभ्यास को लेकर वह पहले कभी इतना जुनूनी और प्रेरित नहीं था। अब जब उसे जिया येरुओ की संभावित पृष्ठभूमि के बारे में पता चल गया है, तो उसे उस दिशा में और भी अधिक प्रयास करने चाहिए।
शिया येरुओ से शादी करने से पहले उसे एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना जरूरी था, अन्यथा शायद वह उसके परिवार की परीक्षा में भी पास नहीं हो पाएगा। उसी समय हुआशिया में कहीं गहरे आंगन, छोटे पुल और बहता पानी। बेहद खूबसूरत चेहरे वाली एक महिला खिड़की के पास बैठी बाहर पक्षियों को निहार रही थी और विचारों में डूबी हुई थी। उसने अपना ब्रश नीचे रख दिया, अभी अभी लिखे गए अक्षरों को सहलाया और धीरे से आह भरी। उसने चावल के कागज को मसलकर एक गेंद बना दी और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, यह सोचते हुए कि वह क्या सोच रही थी। लेकिन अगर इस समय मार्शल आर्ट के कोई महान गुरु यहाँ होते तो वे निस्संदेह बहुत भावुक हो जाते, क्योंकि महिला के ब्रश के स्ट्रोक ने कागज को शक्तिशाली, सशक्त और अत्यंत साहसी बल के साथ भेद दिया था, जो किसी महिला की लेखन शैली से बिल्कुल अलग था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्रों में मार्शल आर्ट के गहन दर्शन का समावेश था। एक साधारण चरित्र भी मुक्केबाजी की पूरी चालों का प्रतीक प्रतीत होता था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक छोटी लड़की अंदर आ गई। बहन, तुम फिर से सुलेख का अभ्यास कर रही हो? छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं बस यूं ही लिख रहा हूँ। महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, छोटी बच्ची के सिर को धीरे से सहलाते हुए सोच रही थी कि वह क्या सोच रही है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह तो किंग काल का अक्षर है। छोटी बच्ची ने नीचे कागज पर बने निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। बहन, आपकी लेखन शैली बहुत प्रभावशाली है। महिला ने फिर कुछ नहीं कहा। हवा में एक हल्की सी आह गूंज उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा, उसके विचार कहीं दूर भटक रहे थे। किंग एर, अब तुम कैसी हो? क्या वह व्यक्ति प्रकट हुआ? वह हमारी माँ और बेटी को छोड़कर गायब हो गया। मैंने तब उसे क्यों चुना था? वह अब उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। क्या स्नातक होने के बाद उनमें कोई बदलाव आया? 7 साल बीत चुके हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, किंग एर। जैसे ही महिला ने यह सोचा, उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। रो रो, क्या तुम अब भी उस व्यक्ति के बारे में सोच रही हो? तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके चेहरे पर एक चमक थी, अंदर आया। उसने छोटी बच्ची को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया और अपने सामने खड़ी महिला को ध्यान से देखा। यह महिला कोई और नहीं बल्कि जिया येरुओ थी, जिसके लिए जो क्यूई लगातार तरसता रहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में सोचती हूँ या नहीं, अब मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। शिया येरुओ ने उदासीनता से अपनी पलकें झुका लीं। अब मैं सिर्फ किंग एर के बारे में ही सोचती हूँ। लेकिन उस समय आप सभी किंग एर को अंदर आने देने के लिए सहमत नहीं हुए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मुझे उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में बताना ही होगा, है ना? यही वह समझौता है जो हमने पहले किया था। कैसा समझौता? क्या तुम अपने पिता से ऐसे बात करते हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना गुस्सा दबा लिया। अगर मैं न होती तो तुम दोनों, माँ और बेटी, अब तक सड़कों पर आ चुकी होती। ओह, क्या अब मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे अपने यहाँ पनाह दी? जिया येरुओ ने उसे चुनौती भरे लहजे में देखा। तस्वीरें? मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें किसका स्वभाव विरासत में मिला है। अधेड़ उम्र का आदमी उससे बहस नहीं कर सका, इसलिए उसने कुछ तस्वीरें उसकी ओर फेंकते हुए ठंडे लहजे में कहा, ये उस छोटी बच्ची की हाल की तस्वीरें हैं। हे, क्या आपको नहीं लगता कि अब वह और भी खूबसूरत लग रही है? जिया येरुओ ने जो किंग की नई पोशाक को देखा और उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। यह हो सकता है। हाँ, वह वापस आ गया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप अब भी उससे मिलना चाहते हैं? उसका जिक्र मुझसे मत करो। जिया येरुओ ने अपने आंसू पोंछे और उदासीनता से कहा, अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद। रो, तुम्हें पता है, कई ताकतवर परिवारों के वारिस तुम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का लहजा अचानक नरम पड़ गया। हमेशा घर में बंद रहना आपके लिए अच्छा नहीं है ना? हमारे परिवार की खातिर भी, क्या आपको बाहर जाकर उनसे नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन शिया झेन्नान, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं वेश्या नहीं हूँ और मैं यह काम नहीं करना चाहती। शिया येरुओ ने अपनी आस्तीन लहराए। कृपया पहले चले जाए। मुझे इस तरह की चीजों के लिए मजबूर मत करो, वरना मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे धक्का मत दो, मुझे वो काम करने के लिए मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। जिया झेन्नान का दिल कस गया और उसने दांत पीसते हुए जिया येरुओ को गुस्से से घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गहरी सांस ली, दरवाजा पटक दिया और बाहर चला गया। जो क्यूई, तुम कमीने। जो क्यूई दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, पूरी तरह से इन किताबों में डूबा रहा, जिया येरुओ के किसी भी सुराग को खोजने की कोशिश करता रहा। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट व्यापक और गहन थे। हालांकि ये किताबें गुप्त मार्शल आर्ट मैनुअल नहीं थीं, लेकिन इनमें बागुआ झांग, पेगुआक्वान, शिंगिकुवान और बाजिकुवान जैसी विभिन्न बॉक्सिंग शैलियों की जानकारी और समझ शामिल थी। जो क्यूई पढ़ने में मग्न थी।
मार्शल आर्ट की गहरी समझ रखने वाले उनके जैसे व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक था कि वे निष्कर्ष निकाल सकें और अर्थ को जल्दी समझ सकें। वह इसमें बताई गई सरल खेती विधियों को भी सामान्यतः समझ सकता था। साथ ही वह उनकी तुलना स्पिरिट गॉड दायरे की मार्शल आर्ट से कर रहा था और दोनों के बीच कई समानताएं पा रहा था। मुझे सचमुच नहीं पता कि ये चीजें इस दुनिया में कैसे प्रकट हुईं। जो क्यूई बहुत भावुक हो गया। बाजीक्वान का यह सेट स्पिरिट गॉड दायरे के मैथ स्ट्रेंथ सुप्रीम फिस्ट जैसा प्रतीत होता है। दूसरी ओर यह पिगुआक्वान तो मानो विश्व को झकझोर देने वाला, स्वर्ग को चुनौती देने वाला ताड़ का पेड़ जैसा प्रतीत होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस दुनिया में चालें आमतौर पर उस दुनिया की चालों जितनी आक्रामक नहीं होती। जो क्यों जितना ज्यादा सोचता गया उतना ही ज्यादा उसमें मग्न होता गया और अनजाने में ही एक दिन बीत गया। शाम को भी किंग को स्कूल से लेने के बाद वह किताबों में ही डूबा रहता था। उन्होंने पुस्तक में वर्णित भावनाओं के अनुसार अभ्यास किया और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी किया। दोनों लोगों की मार्शल आर्ट एक दूसरे की पूरक थी और जो क्यूई ने महसूस किया कि उसकी ठीक होने की गति बढ़ रही है। जैसे ही जो क्यूई अपना संवेदन कार्य जारी रखने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकल वांग, क्या आपको कुछ चाहिए? जो क्यूई ने हाथ में एक किताब पकड़े हुए हैरानी से पूछा। नन्हे जो, तुम सच में पढ़ लिख रहे हो? अंकल वांग कुछ कहने ही वाले थे लेकिन जो क्यूई को इस हालत में देखकर वे दंग रह गए। तुम क्या पढ़ रहे हो? यह तो बहुत बढ़िया है। मैंने तुम्हें कल रात बहुत देर से लौटते देखा था और मुझे लगा था कि तुम अशिक्षित हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, आपको कभी भाषण देना चाहिए। अभी भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको कुछ चाहिए? जो क्यूई ने अजीब तरह से अपनी नाक खुजाते हुए कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने आज ही लियू गैंग और अन्य लोगों के असफल भाषण देखे थे, वह भला कैसे जा सकता था? उन छोटे बदमाश लड़कों ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया, उसके पास दोबारा जाकर उपेक्षा सहने का कोई कारण नहीं था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन हम किसी और को नहीं जानते। अंकल वांग ने आह भरी। क्या तुम्हें याद है आंटी गुवान जो दिन में तुमसे मिलने आई थी? उनका बेटा गुवान जियाओ आज फिर से संपर्क से बाहर है। बहुत रात हो चुकी है और आंटी गुवान बहुत चिंतित हैं। क्या आप उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं? यह लड़का हमेशा देर रात बाहर जाता है, लगता है वह फिर से शराब पीने चला गया होगा। मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है, चूंकि मैं पहले ही सहमत हो चुकी हूं, तो मुझे इस काम में उसकी मदद करनी चाहिए। जो क्यूई ने किताब को बिस्तर पर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा वांग, आपको पहले आराम कर लेना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं उस छोटे बदमाश गुवान जियाओ को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। आप आंटी गुवान को भी फोन करके कह दीजिए कि वे चिंता न करें। यह तो बहुत बढ़िया होगा। जो क्यूई, क्या तुम सच में उसे ढूंढ सकते हो? चिंता मत करो, मैं जो क्यूई हूं, न्याय का दूत, एक सुपरहीरो का अवतार, जनता की सेवा करने वाला। अध्याय 42, शरारती छात्रों का समूह। बोलने के बाद जो क्यूई ने अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। असल में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह बदमाश इस समय कहाँ है। मुझे याद है मैंने सुना था कि वे 26th हाई स्कूल में हैं, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं पहले जाकर देख लेता हूँ। यह सोचते हुए जो क्यूई 26th हाई स्कूल की ओर गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। रात के 11 बज चुके थे और जो क्यूई स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उन छात्रों का स्कूल में होना असंभव था। जिस व्यक्ति को वह वास्तव में ढूंढ रहा था, वह स्कूल में नहीं था। उसने सिगरेट जलाई, कार का दरवाजा खोला और स्कूल के गेट के सामने स्थित एक छोटी सी दुकान की ओर चल पड़ा। सुविधा स्टोर में खूब रोशनी थी। जो क्यूई ने दरवाजा खोला और जैसा कि उम्मीद थी, अंदर धुआं ही धुआं था। स्कूल के बाद घर न जाना चाहने वाले लड़के लड़कियों का एक समूह वहां इकट्ठा था, कुछ सिगरेट पी रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह थी सुविधा स्टोर के कोने में लगी कुछ आर्केड मशीनें। लोगों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा होकर किसी बात पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। जो क्यूई भौहें चढ़ाकर आगे बढ़ रहा था, सवाल पूछने ही वाला था कि तभी दो लोगों ने उसे रोक लिया। स्कूल की वर्दी पहने एक शरारती लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अगर कुछ खरीदना है तो उधर जाओ। भीड़ मत लगाओ। तुम 26वें हाई स्कूल से हो, है ना? जो क्यूई ने सिर हिलाया। तुमसे पूछना ठीक है। क्या तुम गुवान जियाओ को जानते हो? गुवान जियाओ, यह नाम सुनते ही कई लोग स्तब्ध रह गए और खेल खेल रहे लोग भी रुक गए और जो क्यूई की ओर देखने लगे। आप बॉस गुवान से क्या चाहते हैं? एक छात्र ने सावधानी से पूछा। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हारे काम की बात नहीं है। जो क्यूई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसे लग रहा था कि इन छात्रों की मदद करना नामुमकिन है। देखो अब क्या समय हो गया है। रात के 11 बज गए हैं और तुम घर पर नहीं हो। क्या कर रहे हो? अपनी सारी सिगरेटें तुरंत बुझा दो।
यहाँ इतना धुआं मत फैलाओ। ये कैसा व्यवहार है? अरे बाप रे, क्या तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? एक छात्र ने अचानक जोऊची को धक्का दिया और उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे उपदेशों की जरूरत है? धिक्कार है। तुम बॉस गुवान के सामने कौन होते हो? अपनी बकवास यहीं बंद करो, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम दया की भीख न मांगने लगो। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वह बदमाश गुवान जियाओ कहाँ है? जो क्यूई ने भौहें चढ़ाईं और उसकी ठंडी निगाहें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूम गईं। हालांकि वह अपशब्द नहीं बोल रहा था और उसकी आवाज भी तेज नहीं थी, लेकिन जब उसकी नजरें उन पर पड़ीं, तो उन्हें एक सिहरन सी महसूस हुई। वे सभी छोटे मोटे गुंडे थे जो अक्सर इस इलाके में घूमते रहते थे और उन्होंने अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने पहले कभी इस तरह के उत्पीड़न का अनुभव नहीं किया था। आखिर तुम हो कौन? वह युवक अभी भी कुछ धमकी भरी बातें कहना चाहता था, लेकिन जोऊची उससे और बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने उसके बाल पकड़े और उसका सिर पास की मेज पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ मेज चकनाचूर हो गई और वह व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था, सिकुड़ा हुआ और कराह रहा था, मानो उसे असहनीय दर्द हो रहा हो, उसकी नाक से खून बह रहा था। आजकल के नौजवान बेहद उग्र स्वभाव के होते हैं, खासकर ये छोटे मोटे गुंडे। जोऊची को हरकत करते देख वे सब उछल पड़े और उस पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने तो अपने फोन निकालकर किसी से संपर्क भी किया। लेकिन जैसे ही वे जो क्यूई को सबक सिखाने की तैयारी करने लगे, हंगामा लगभग थम गया। जो क्यूई ने फुर्ती दिखाते हुए पास खड़े किसी व्यक्ति से लोहे की छड़ छीन ली और उसे वापस घुमा दिया। छात्र चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, उसकी बांह स्पष्ट रूप से टूट गई थी। बाकी लोगों का भी यही हाल हुआ, सभी जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। आखिरकार, वे अभी भी हाई स्कूल के छात्र थे जिन्होंने समाज की असली क्रूरता का अनुभव नहीं किया था। इसलिए, जो क्यूई जैसी भयावह शख्सियत का सामना करने पर उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। वे सभी जो क्यूई को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई भूत हो, जो घबराहट और अव्यवस्था में पीछे हट रहा हो। आप, आप कौन हैं? क्या आप उस छात्र के माता पिता हैं? एक लड़की ने डरते हुए जल्दी से पूछा। मैं बस गुवान जियाओ को ढूंढना चाहता हूँ। तुम सब यहाँ मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो क्यूई ने सिगरेट जलाए और उस युवती की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और मुझे महिलाओं को मारने की आदत भी नहीं है। मुझे पता है कि आप गुवान जियाओ को जरूर जानते होंगे। बताए, वह अब कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। लगता है बॉस गुवान किस बार में हैं। आज उनका कुछ बड़े लोगों से मिलने का दिन है। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? जो क्यूई ने सिर हिलाया, कुछ 100 युआन के नोट निकाले और उन्हें दुकान मालिक के काउंटर पर पटक दिया। आज से, इन नाबालिगों को रात में यहाँ रुकने से सख्ती से रोकना होगा, समझे? और ये सभी आर्केड मशीनें जो अगली पीढ़ी को जहर दे रही हैं, उन्हें हटा दो। नहीं तो, मैं उन्हें देखते ही तोड़ दूंगा। आज के लिए इसे मुआवजा समझो, दोबारा ऐसा मत होने देना। हाँ, हाँ, सुविधा स्टोर के मालिक ने जो क्यूई जैसे हत्यारे से तर्क करने की हिम्मत नहीं की और बार बार सिर हिलाया। सब लोग ध्यान से सुनो। स्कूल के बाद सीधे घर जाओ। आज का सबक समझो, वरना अगली बार जब देखोगे तो मारोगे। धिक्कार है तुम पर, क्या छात्रों को यह नहीं पता कि पढ़ाई करना तुम्हारा कर्तव्य है? सारा दिन यहाँ अयाशी और मस्ती करते रहते हो। क्या स्नातक होने के बाद किसी कारखाने में काम करना चाहते हो? जो क्यूई पहले तो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर होठों से सिगरेट लटकती हुई, वह वापस मुड़ा और उन्हें फिर से डांटने लगा। हम भी देखभाल चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करते। जैसे ही जोऊची ने बोलना समाप्त किया, एक लड़की फूट फूट कर रोने लगी। यह स्पष्ट नहीं था कि वह जोऊची के भयानक तरीकों से डरकर रो रही थी या सचमुच उपेक्षित महसूस कर रही थी। खैर, उसके रोने से उसका गाढ़ा आईलाइनर फैल गया। जो क्यूई का दिल बैठ गया, उसे लगा कि कहीं उसने कुछ ज्यादा ही कठोर शब्द तो नहीं बोल दिए। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परवाह नहीं करते? जो क्यूई ने भौहें चढ़ाते हुए हैरानी से पूछा। अगर उन्हें मेरी परवाह होती, तो मैं यहाँ क्यों होती? उसने सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। जो क्यूई ने सिगरेट उठाई, उसे मसलकर एक तरफ फेंक दिया। तुम अभी भी छात्र हो, सिगरेट मत पियो। मेरे साथ आओ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इन समाज के निकम्मों से अलग हो, तुम्हें सुधारने का अभी भी मौका है। जैसे ही जो क्यूई ने बोलना शुरू किया, वह खड़ा हो गया, दुकान का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसने लड़की का इंतजार नहीं किया, या यूं कहें कि वह जानता था कि उसका इंतजार करना उसके लिए जरूरी नहीं था। उसने जो कहना जरूरी था कह दिया था, अंत में इसका कोई असर होगा या नहीं, यह पूरी तरह से लड़की के भाग्य पर निर्भर था। उसने एक पल सोचा, थोड़ी देर रुकी और फिर उसके पीछे पीछे चली गई। अरे, शीशी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम सच में इस अंकल की बात सुन रही हो? कहीं ये कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति तो नहीं? दर्द सहते हुए एक छात्र खड़ा हुआ और शीशी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। शीशी ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने अपने खराब मेकअप की परवाह किए बिना जो ऊंची के पीछे आकर उसे बिना कुछ बोले गहरी निगाहों से देखा। तुम्हारी आंखों से मैं समझ सकता हूं कि तुम अब भी अच्छा करना चाहते हो, जो क्यूई ने धीरे से सिगरेट जलाते हुए कहा। तो मैं तुम्हें इस पतित दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने का मौका दूंगा। मुझे आमतौर पर लोगों को बचाना पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है। आज के बाद आप जो भी फैसला लेना चाहें उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शीशी को अब शायद पछतावा हो रहा होगा, या वह वापस जाना चाहती होगी। लेकिन किसी कारणवश वह फिर भी जो ऊंची की कार में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, उसने आखिरकार कहा, तुम गुवान जियाओ का क्या करोगे? क्या तुम और वो बदमाश गुवान जियाओ बहुत करीब हो? जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? कई लोग मुझसे डेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं बचकाना खेल नहीं खेलना चाहती, शीशी ने जो क्यूई की ओर देखते हुए कहा। अंकल, मुझे लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं और आप निश्चित रूप से मेरी रक्षा कर सकते हैं। क्या मैं आपसे डेट पर जाऊं? मेरा अभी तक कोई औपचारिक रिश्ता नहीं रहा है, और मैं किसी के साथ अंतरंग भी नहीं हुई हूं। तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी इंसान हूं? जो क्यूई ने उसकी तरफ देखते हुए हल्के से कहा, तो मैं सही एक अजनबी की गाड़ी में बैठ गई। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही फैसला है? क्या तुम्हें नरक में जाने का डर नहीं है? जो क्यूई की बातों से वह मानो स्तब्ध रह गई। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे उसे कुछ सूझा ही न हो। जो क्यूई ने कुछ और नहीं कहा, बस एक्सीलरेटर पर पैर रखा और तेजी से आगे बढ़ गया। नेविगेशन सेट करने के बाद वे जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हालांकि सुबाई में यह कोई बहुत आलीशान जगह नहीं थी, बल्कि एक मामूली दर्जे का बार था। लेकिन ठीक ऐसी ही जगहों पर निम्न वर्ग के लोग मिलते थे, क्योंकि धनी और प्रभावशाली लोग यहां नहीं आते थे। क्या तुम्हें लगता था कि इस तरह के बार में आना बहुत ही शान की बात है? बहुत ही प्रभावशाली। जो क्यूई हंस पड़ा, उसके होठों से एक सिगरेट लटक रही थी। क्या तुम्हें लगता था कि वे बड़े भाई जो तुम्हें यहाँ लाए थे, कमाल के थे? मैं यहाँ सिर्फ एक बार आई हूँ, और उसके बाद कभी नहीं आऊंगी, शीशी ने धीरे से कहा। गुवान जियाओ के कई बॉस भी यहाँ हैं। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें उनके असली रंग दिखाऊंगा। यह कहने के बाद जो क्यूई शीशी को सीधे अंदर ले गया। उसने काउंटर पर कुछ 100 युआन देकर एक पैकेज खरीदा और अपने एक अधीनस्थ के साथ भीतरी क्षेत्र में चला गया। हालांकि गुवान जियाओ अक्सर नहीं आता था, लेकिन उसके कुछ हद तक युवा चेहरे के कारण उसे किसी स्टॉल के कोने में आसानी से पहचाना जा सकता था। जो क्यूई ने अपने अधीनस्थ को 100 युआन की टिप दी और फिर शीशी को अपने साथ ले गया। गुवान जियाओ और उसका एक सहपाठी बूथ में बैठे थे। वे अच्छे विद्यार्थियों की तरह दिख रहे थे, जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की शेखी और डींगे हाँकने की बातें सुन रहे थे, बीच बीच में उसे पेय पदार्थ परोस रहे थे, और उनके चेहरे पर अत्यंत सम्मान का भाव था। जो क्यूई को हंसी आ रही थी। गुवान जियाओ में दिन भर दिखाई देने वाला घमंडी और अभिमानी रवैया बिल्कुल नहीं था, वह एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र जैसा लग रहा था। गुवान जियाओ, तो तुम यहाँ हो? मेरे साथ घर चलो, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा और शीशी को अपने साथ ले गई। तुम ही क्यों? गुवान जियाओ ने जो क्यूई को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था, और उससे भी कहीं अधिक शीशी को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों बिल्कुल अनजान लोग कैसे एक साथ आए और उसे यहाँ ढूंढ लिया। उन्हें देखकर वह सहज रूप से घबरा गया। खासकर शीशी को देखकर वह तुरंत खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, सिक्सी, तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी जाओ, यहाँ खतरा है। यूं ही मत आ जाओ। अरे, यहाँ एक लड़की भी है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और फिर उन्होंने गुवान जियाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए तुम मुझे एक युवती से मिलवाना चाहते हो? हाँ, लगता है तुम बड़े आदरणीय हो। चूंकि तुम्हारा ऐसा इरादा है, तो इस महीने मुझे 2000 कम दे दो। इसे मेरी ओर से आभार का एक छोटा सा प्रतीक समझो, बड़े भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुवान जियाओ तुरंत घबरा गई और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, भाई जाओ, बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो मेरी सहपाठी है और ये हमारी सामुदायिक समिति की शिक्षिका हैं। वो मुझे लेने आई हैं, खेलने नहीं। हाँ, भाई जाओ, मैं बस उनसे कुछ बात करके वापस आती हूँ। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? भाई जाओ की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। छोटे गुवान, मुझे लगता है कि तुम्हारे पंख अब सचमुच सख्त हो गए हैं। तुम मेरी बात भी नहीं सुनते। अध्याय 43। यह तुम्हारा बड़ा भाई है। इस समय गुवान जियाओ का हमेशा वाला दबदबा पूरी तरह गायब हो चुका था। जिसे वे भाई जाओ कहते थे, उसके सामने वह एक मामूली नौकर जैसा लग रहा था। उसने जल्दी से झुककर फुसफुसाते हुए भाई जाओ से विनती की कि उसे थोड़ी रियायत दें और याद दिलाया कि उसने हमेशा समय पर सुरक्षा शुल्क अदा किया है। तुम्हारा चेहरा, तुम खुद को समझते क्या हो? मुझसे इज्जत की भीख मांग रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? मैं 3 तक गिनूंगा, ठीक से बैठो, वरना देखोगे क्या होता है। भाई जाओ ने आंखें सिकोड़कर गुवान जियाओ को कॉलर से खींच लिया।
गुवान जियाओ और दूसरे लड़के ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे के डर को भांप लिया। स्कूल में वे हमेशा गिरोह के लिए सुरक्षा शुल्क वसूलने का केंद्र रहे थे, और कभी कभी अनुभव प्राप्त करने के लिए वे भाई झाओ और उसके साथियों के साथ जाते थे। इसलिए वे जानते थे कि भाई झाओ निर्दयी और कुछ भी करने में सक्षम था। उन्हें डर था कि वह कुछ चरम कदम उठा सकता है, इसलिए वे चुपचाप बैठ गए और शीशी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि गुवान जियाओ लगातार जो क्यूई को घूरता रहा और अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश करते हुए बोला, तुम शीशी को यहाँ कैसे लाए? हे, मैंने अभी सुना कि ये भाई मोहल्ले की समिति में शिक्षक हैं। आप इस तरह की जगह पर कैसे पहुंच गए? आइए, यहाँ बैठिए। मुझे नहीं पता कि यहाँ के पे आपको पसंद आएंगे या नहीं, लेकिन चूंकि आप गुवान जियाओ के शिक्षक हैं, तो आप मेरे भी शिक्षक हैं। आइए, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। भाई झाओ मुस्कुराए और अपने बगल वाली सीट पर थपथपाया। धन्यवाद। जो क्यूई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने शीशी को बिठाया, गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पी गया। छोटी बहन, क्या तुम भी कुछ पीना चाहोगी? भाई झाओ ने मुस्कुराते हुए एक गिलास पेश किया, उसके इरादे स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण थे। बिना कुछ कहे, जो क्यूई ने भाई झाओ द्वारा पेश किया गया पे सीधे पी लिया। हालांकि सभी जानते थे कि वह शीशी को शराब पीने से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके विनम्र शब्दों की कमी ने तुरंत भाई झाओ को क्रोधित कर दिया। भाई झाओ ने अपना गुस्सा दबाते हुए आंखें सिकोड़कर कहा, तुम तो काफी शराब पीते हो, है ना? जब भाई झाओ बोल रहे थे, तो उन्होंने ताली बजाई। पास ही नाच रहे एक व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी। पास आया, कम कपड़ों वाली एक लड़की के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बैठ गया। बूढ़े झाओ, आपको मेरी क्या जरूरत है? अरे, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? माहौल काफी जीवंत लग रहा है, और एक छोटी बहन भी है। वह अच्छी दिखती है, लेकिन उसका मेकअप कुछ ज्यादा ही है। बूढ़े यू ने जो क्यूई पर ताना मारा, एक एक बाइजियू की बोतल और विस्की की बोतल उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों में मुझे शायद ही कभी कोई प्रतिद्वंद्वी मिला हो। चूंकि तुम इतने उत्सुक हो, तो मेरे तुम्हारे साथ शामिल न होने का कोई कारण नहीं है। चलो, हम दोनों तीन तीन गिलास पीते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले खत्म करता है, क्या कहते हो? ओल्ड यू के बोलने के बाद, उसने बाइजियू और विस्की को मिलाया और 3 गिलास में डाला। गुवान जियाओ उसे देखता रहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पहले भी इस तरह पीने की कोशिश की थी। वह एक घूंट भी नहीं पी पाता था और तुरंत बेहोश हो जाता था। जो क्यूई के परिष्कृत व्यवहार को देखकर और यह जानते हुए कि वह पड़ोस समिति के लिए काम करता है, गुवान जियाओ को पता चल गया कि उसकी शराब सहन करने की क्षमता कम होगी और उसने इस तरह का खेल पहले कभी नहीं खेला होगा। जो क्यूई ने कंधे उचकाए और पीने के लिए गिलास उठाने ही वाली थी। चाचा जी, इसे जल्दी नीचे रख दीजिए। अगर आपको मरना ही था, तो शीशी को अपने साथ क्यों लाए? धिक्कार है, आप कितने नासमझ हैं। क्या आपको नहीं पता कि इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है? जल्दी से माफी मांगिए, ड्रिंक्स का बिल चुकाए और फिर चले जाए। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ घर पर कितनी चिंतित है? और क्या तुम हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे नहीं मारते थे? अगर तुम सच में इतने काबिल होते, तो मुझे तुम्हारे लिए यहाँ शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती, और शीशी किसी मुसीबत में नहीं होती। मैं यहाँ तुम्हें यह दिखाने आया हूँ कि तुम असल में क्या बन गए हो। गुवान जियाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन यही सच था। ओल्ड यू ने अपनी उंगली से मेज पर थपथपाया और जो क्यूई को एक नजर से इशारा करते हुए जल्दी से पीने के लिए कहा। जो ची का व्यवहार सीधा सादा था। बिना कुछ कहे, उसने अपना गिलास उठाया और तीनों गिलास एक ही बार में गटक लिए। उसकी इस धृष्टता को देखकर गुवान जियाओ भी थोड़ा अचंभित रह गया। जो ची देखने में तो इतना सभ्य लगता था, लेकिन 3 गिलास एक साथ गटकने में वह इतना उग्र था। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि इतने गिलास पीने के बाद जो ची बेहोश हो जाएगा। दरअसल, गुवान जियाओ के मन में जो क्यूई की कही बातों को लेकर अभी भी काफी नाराजगी थी। उसे इस तरह पीते देख, उसने तुरंत उपहास किया। उसने खुद भी पहले इस तरह पीने की कोशिश की थी, लेकिन एक गिलास के बाद ही वह लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन जैसे ही वह तमाशा देखने के लिए तैयार हुआ, जोची ऐसा लग रहा था मानो उसने सिर्फ 3 गिलास पानी पिया हो और उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। हालांकि गुवान जियाओ की भविष्यवाणी सच नहीं हुई। जो कि अविचलित रहा, उसका चेहरा लाल नहीं हुआ, दिल की धड़कन तेज नहीं हुई, वह अब भी बातें करता और हंसता रहा। इसके विपरीत, ओल्ड यू, जो जोकी के पीते समय अपना पे जमीन पर गिरा रहा था, जोकी के इस व्यवहार को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया और ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। ओल्ड यू ने भौहें उठाई, एक खाली बोतल पकड़ी, उसमें बाइजियू और विस्की डाली और उसे सीधे जो क्यूई के सामने धकेलते हुए कहा, शिक्षक जो, चूंकि आप इतना पी सकते हैं, तो क्या आप हमें अपनी मशहूर बोतल फूंकने की कला दिखा सकते हैं? आपका क्या कहना है? बूढ़े यू, बस इतना ही काफी है ना?
जोऊची ने सिगरेट जलाई, सोफे पर पीछे झुककर बैठ गया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। देर हो रही है, मुझे अपनी बहन और इस शरारती बच्चे को घर ले जाना है। उनके माता पिता चिंतित हैं। अगली बार मैं तुम दोनों को ड्रिंक्स पिलाऊं। वैसे भी, क्योंकि तुम गुवान जियाओ के बड़े भाई हो, तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना ही चाहिए। मैं उसका शिक्षक हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना चाहिए। धिक्कार है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो मेरा मातहत है, और जो मैं कहूँ वही होगा। और ये इज्जत बचाने का क्या मतलब? पी लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम्हें पीना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। और उसे भी पीना होगा। उसके पीने के बाद मैं उसे जाने दूंगा। यह दृश्य देखकर गुवान जियाओ भयभीत हो गया और बीच बचाव करने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बॉस झाओ उठ खड़ा हुआ और उसने गुवान जियाओ के पेट में जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसने गुवान जियाओ की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, बकवास बंद करो। धिक्कार है, मैंने तुम्हें इस महीने 10,000 सुरक्षा शुल्क वसूलने को कहा था, और तुम खुद देख लो कि तुमने कितना वसूला है। क्या तुम मरना चाहते हो? हैं, 7,000। क्या तुमने बाकी के 3,000 खा लिए? ओल्ड यू कम बोलने वाला लेकिन कठोर कार्यों वाला व्यक्ति था। उसने शराब की बोतल उठाई और उसे जमीन पर पड़े गुवान जियाओ की ओर तान दिया। उसकी आंखें क्रूर और निर्मम थीं। गुवान जियाओ को पित्ते देख शीशी ने अपना मुंह ढक लिया। वह पूरी तरह से हैरान थी। उसके मन में गुवान जियाओ हमेशा से स्कूल में एक होशियार लड़का रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इन लोगों के सामने एक बेबस नौकर की तरह खड़ा रह जाएगा। खासकर उनके चेहरों पर खौफनाक भाव देखकर वह डर से कांप उठी। विशेषकर इसलिए क्योंकि वे दोनों आदमी उसे बुरी निगाहों से देख रहे थे, जिससे शीशी और भी ज्यादा चिंतित और भयभीत हो गई। गुवान जियाओ, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। यही तुम्हारा तथाकथित बड़ा भाई है। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया, सोफे पर पीछे झुक गया और बॉस झाओ और ओल्ड यू की ओर इशारा करते हुए गुवान जियाओ को अपने सामने खींचते हुए बोला, मैंने सोचा था कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब लगता है कि तुम कुछ खास नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे लोगों का साथ देने से तुम्हारा भला होगा? ये लोग अपने मातहतों को भी इतना सम्मान नहीं देते। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे साथ इंसान जैसा बर्ताव करेंगे? गुवान जियाओ सिर झुकाए, कुछ बोलने की हिम्मत न करते हुए, मुठ्ठियां कसकर भींचे हुए जमीन से उठा। अरे बाप रे, अब मुझे उपदेश दे रहे हो? घुटनों पर बैठ जाओ। क्या मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हो? हैं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आया था, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? धिक्कार है, घुटनों पर बैठ जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा। बूढ़ा यू अचानक खड़ा हो गया और गुस्से से भड़कते हुए बोतल को जोऊची की नाक पर तान दिया। इस समय शीशी पूरी तरह से भयभीत थी। उनके असली रंग देखकर वह तुरंत डर गई। आखिरकार, वह स्कूल की एक शरारती बच्ची ही थी, उसने सचमुच कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। उसकी धारणा में ऐसे स्थानों पर आने वाले लोगों के गहरे संबंध होते थे। हालांकि उसने अभी अभी जोऊची को कार्रवाई करते देखा था, लेकिन ये लोग समाज के वास्तविक सदस्य थे, इसलिए वह पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन उसने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि सामने का दृश्य देखकर वह तुरंत स्तब्ध रह गई। जोऊची ने गुस्से से गुर्राया, खड़ा हुआ, विस्की की एक बंद बोतल उठाई और उसे ओल्ड यू के सिर पर जोर से दे मारा। जोऊची की हरकतें बेहद तेज थीं, एक ही झटके में, जिससे किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी गति इतनी तेज थी कि शायद शराब के नशे या कमजोर नजर की वजह से कोई उसकी हरकतों को देख भी नहीं पाया। पलक झपकते ही, एक जोरदार धमाके के साथ, मजबूत बोतल तुरंत चकनाचूर हो गई, और बूढ़ा यू चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जोऊची का रुकने का कोई इरादा नहीं था। बोतल भले ही टूट चुकी थी, लेकिन उसने टूटी हुई गर्दन को पकड़ रखा था। उसने बोतल की नुकीली गर्दन को ओल्ड यू के कंधे में घुसा दिया, उसके बाल पकड़े और उसे ऊपर उठाकर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। बैंग बैंग बैंग, उसने 7-8 बार ऐसा किया और फिर रुक गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ओल्ड यू को चीखने का भी मौका नहीं मिला। बॉस झाओ ने झट से उधर देखा, तुरंत 2 कदम पीछे हट गए और लगभग गिर ही गए। बूढ़े यू का चेहरा खून से लथपथ था, उसके शरीर के 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उन्हें सचमुच चिंता थी कि कहीं वह सदमे में न चला जाए और किसी भी क्षण मर न जाए। किसी ने भी इतने सभ्य दिखने वाले जो क्यूई से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़ाई के दौरान एक बेताब पागल की तरह व्यवहार करेगा। यहां तक कि लंबे समय से समाज में सक्रिय रहे बॉस झाओ भी बुरी तरह कांप उठे। भागने की कोशिश कर रहे हो? बॉस झाओ को पीछे हटते देख जो क्यूई ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह गलियारे में जा गिरा। उसके बाल पकड़कर वह उसे घसीटकर बूथ तक ले आया। इसी दौरान ड्रिंक्स देने आया एक छोटा लड़का स्थिति का जायजा लेने आया। जो क्यूई ने उसे 200 युआन के नोट दिए, और वेटर ने सवाल पूछना बंद कर दिया। बॉस झाओ के बाल पकड़कर जो क्यूई सोफे पर बैठ गया और बार बार उसे कई बार थप्पड़ मारे, जिसमें बैकहैंड और फोरहैंड दोनों तरह के थप्पड़ शामिल थे। बॉस झाओ को बेहद अपमान और पीड़ा महसूस हुई। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने कुछ दांत थूक दिए।
इस समय जोऊची को देखकर उनके मन में अंतहीन भय के सिवा कुछ नहीं था। एक पल के लिए उन्हें और अधिक सहायक न लाने का पछतावा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ज्यादा लोग होते तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति सचमुच बहुत निर्दयी था। गुवान जियाओ, यहाँ आओ। जो क्यूई ने टूटे हुए बूथ को टैप किया और गुवान जियाओ से कहा। इस समय गुवान जियाओ जोऊची के तरीकों से पूरी तरह भयभीत हो चुका था। वह सुन्न होकर खड़ा हुआ और जोऊची के सामने जा खड़ा हुआ। तो यही वो बॉस है जिसका तुम पीछा कर रहे थे। देखने में तो कुछ खास नहीं लगता। बोलने के बाद जोऊची ने अपने मुंह से सारा धुआं बॉस झाओ के चेहरे पर छोड़ दिया। गुवान जियाओ, इधर आओ और उसे कुछ थप्पड़ मारो। ध्यान रखना, थप्पड़ जोरदार और ताकतवर होने चाहिए। चाहे कितनी भी बार मारो, जरूरी है कि उसके 3 दांत टूट जाएं। ठीक है, शुरू करो। अगर नहीं मारे तो मैं तुम्हें मारूंगा। जो क्यूई की उदासीन आंखों को देखकर गुवान जियाओ कांप उठी, यह जानते हुए कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कुछ भी करने में सक्षम है। और जेड जो किनारे से सब देख रही थी, अब जटिल दृष्टि से जोऊची को देखने लगी। उसकी निगाहों में प्रशंसा, भय और कुछ अवर्णनीय भाव थे। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने जोऊची की आकृति अचानक और भी लंबी हो गई हो। अध्याय 44। आप सभी को भविष्य में खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यह एक बेहद अजीब एहसास था। दिन के समय जोऊची का सौम्य व्यवहार गुवान जियाओ को बेहद अरुचि पैदा करता था, लेकिन रात होते ही जोऊची एक अद्वितीय शैतान की तरह शक्तिशाली और क्रूर हो उठता था। यहाँ तक कि उसके दोनों बड़े भाई, जिनकी वह हमेशा प्रशंसा करता था, जोऊची के सामने कागजी शेरों की तरह थे, एक भी वार सहने में असमर्थ। तुम्हारा तो काम तमाम। क्या तुम जानते हो कि वे दोनों कौन हैं? तुमने उन्हें उकसाया है, अब तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। गुवान जियाओ ने घबराकर अपने हाथ मलते हुए मुश्किल से अपनी बात कही। क्या सच में? क्या वे इतने ताकतवर हैं? तुम्हारी नजर में क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? इतने शक्तिशाली कि तुम हिल भी नहीं सकते। तुम दिन भर स्कूल में अकड़कर घूमते हो, लेकिन यहाँ तुम एक कुत्ते की तरह उनके रहमो करम पर हो। तुम्हारा सहपाठी बाल बाल बचा और तुमने उसे रोकने की हिम्मत तक नहीं की। जो क्यूई ने पैर मोड़ लिए, उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। गुवान जियाओ अवाक रह गई। बहस करना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। वास्तव में जो क्यूई ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। दूसरा लड़का काफी देर तक चुप रहा और उस अफरा तफरी के बीच अजीब तरह से चुपके से निकलने की कोशिश करता रहा। जाना नहीं। गुवान जियाओ, तुम इसे मारो। उसे मारो। याद रखना, हर व्यक्ति के 3 दांत। अगर तुम उन्हें नहीं तोड़ पाए तो आज तुम्हारा काम खत्म। तुम खुद तय करो, क्या तुम कल उनके हाथों पिटकर मरना चाहते हो या आज मेरे हाथों? जैसे ही गुवान जियाओ और दूसरा लड़का हिचकिचाए, आगे बढ़ने की हिम्मत न करते हुए, शीशी सबसे पहले उनके पास पहुंची। उसने उन दोनों आदमियों को देखा जिन्होंने अभी अभी उसके प्रति दुर्भावना दिखाई थी, फिर अचानक अपना हाथ उठाया और उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जोरदार थप्पड़ की आवाज के साथ बड़ा भाई यूं थोड़ा सा हिला, लेकिन कुछ नहीं बोला, मानो अभी भी बेहोश हो। शीशी के पहले ही कार्रवाई कर देने पर गुवान जियाओ और दूसरे लड़के को ऐसा लगा मानो वह थप्पड़ उनके ही चेहरे पर पड़ा हो। बार बार थप्पड़ 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 की आवाज सुनकर गुवान जियाओ ने आखिरकार गहरी सांस ली और पास गई। लेकिन तभी बड़े भाई यू जैसे जाग उठे। शीशी को उन्हें मारते देख उन्होंने तुरंत पलटवार करने की कोशिश की। जो क्यूई ने उनके बाल पकड़े और उनका सिर बूथ पर पटक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ बड़े भाई यू के 2 दांत टूट गए, वे कांपने लगे और फिर हिल भी नहीं सके। इस समय गुवान जियाओ पूरी तरह से भयभीत थी और जो क्यूई को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई शैतान हो। वह दबे स्वर में झुक गया। कांपते हुए उसने अपना हाथ उस आदमी की नाक के नीचे रखा और यह देखने की कोशिश की कि क्या वह अभी भी सांस ले रहा है। उसे डर था कि कहीं जोऊची गुस्से में आकर उसे पीट पीट कर मार न डाले, जो बहुत ही भयावह होगा। जो क्यूई ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो औरत के भी काबिल नहीं हो। चिंता मत करो, मैंने उसे पीट पीट कर मार नहीं डाला। अंततः गुवान जियाओ ने अपना मन बना लिया। उसने शीशी को रोकते हुए कहा, कौन किससे डरता है? इतना कहकर उसने अचानक हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया। जोऊची की पहले की हरकत देखकर उसे डर था कि जोऊची उससे भी निपटेगा। दूसरे लड़के ने भी मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस छोटे से बूथ में थप्पड़ों की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। चूंकि यह जगह पूरे नाइट क्लब के सबसे दूर कोने में थी, इसलिए ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो क्यूई से टिप मिलने के बावजूद वेटर को अभी भी परेशानी पैदा करने का डर था और उसने बाउंसर को बुला लिया। भाइयों, बस इतना ही काफी है ना? तभी बाउंसर अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ का मुखिया जोऊची है, इसलिए उसने उसे सिगरेट दी, मुस्कुराया और जोऊची के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई थोड़ा रहम करो। अगर कोई काम निपटाना हो तो बाहर जाकर निपटा लो। वैसे तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आखिर ये मेरी दुकान है। उसने यह बात जो क्यूई को सिगरेट देते हुए कही।
शुरू में जब उसने इस घटना के बारे में सुना तो उसका इरादा जोऊची पर अपना अधिकार जताने का था। लेकिन दोनों को इतनी दयनीय हालत में देखकर वह खुद भी कांप उठा। उसने कई निर्दयी लोग देखे थे लेकिन इतना निर्दयी कभी नहीं देखा था। वह देखने में तो किसी दफ्तर कर्मचारी जैसा लगता था, लेकिन जब वह हरकत करता था तो किसी कसाई जैसा लगता था। ठीक है, आज की हमारी शिक्षा कक्षा लगभग समाप्त हो गई है। जो क्यूई ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया। जो क्यूई की निगाह देखकर बाउंसर उसके पीछे बूथ से बाहर गया और धीमी आवाज में बोला, भाई आप कहाँ से हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको छूट दूंगा। घबराओ मत, मैं शायद दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। जो क्यूई ने कहा, फिर पहले से तैयार रखे हुए 50,000 युआन निकाले और उसे सौंप दिए। मान लीजिए आज की घटना हुई ही नहीं। आप बाउंसर हैं, बॉस नहीं, और मैं आपके लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता। बाउंसर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसे पैसे चाहिए थे, फिर भी उसने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पैसे को दूर धकेल दिया। भाई, मैं समझ गया कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैं अभी ये पैसे नहीं लूंगा। चलो बस दोस्त बने रहते हैं। वैसे नुकसान ज्यादा नहीं है, एक बूथ का खर्चा ज्यादा नहीं होता, मैं खुद दे सकता हूँ। जो क्यूई ने हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया और सीधे उसके हाथ में पैसे रख दिए। वह वापस आया, गुवान जियाओ और दूसरे लड़के को अपने पैर से लात मारी। चलो चलते हैं, क्या तुम सचमुच उन्हें पीट पीट कर मार डालना चाहते हो? गुवान जियाओ ने जल्दी से दूसरे लड़के को उसके पैरों पर खड़ा किया और जटिल आंखों से जो क्यूई को देखा, मानो वह पूरी तरह से असमंजस में हो। जो लोग उनकी नजरों में बड़े बड़े लोग लगते थे, वे जोऊची के सामने नन्हे चूजों जैसे थे जिन्हें आसानी से बहकाया जा सकता था। और उस जगह का असली बाउंसर जोऊची से बड़ी विनम्रता से बात करता था। आज जो कुछ भी हुआ, उसने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। जो क्यूई ने उसे लात मारी और उसे अपने पीछे बाहर आने का इशारा किया। आखिरकार बाहर निकलने का मौका मिलते ही गुवान जियाओ ने तुरंत मारना बंद कर दिया और जोऊची और शीशी के पीछे पीछे बाहर चला गया। उसने जोऊची की छोटी सी पीठ को देखा, उसकी आंखों में असाधारण भाव थे। उसकी नजर में जोऊची अब इस दुनिया का अंधकार में बादशाह था। बड़े भाई यू और बड़े भाई झाओ की तो बात ही छोड़िए, यहाँ का चौकीदार भी उससे दोस्ती करना चाहता था। वह सचमुच असाधारण था। नाइट क्लब के बाहर जो क्यूई ने हवा के विपरीत दिशा में सिगरेट जलाई। तुम दोनों गाड़ी में बैठो। तुम बच्चे अकेले घर जाओ। याद रखना, अगली बार मैं गुवान जियाओ से तुम्हारे परीक्षा के अंक पूछूंगा। अगर 90 से कम हुए तो तुम्हारी पिटाई होगी। मैं दूसरा लड़का जो क्यूई की ओर देखने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, कार स्टार्ट हुई और चली गई। अंकल, आप वाकई कमाल के हैं। अंकल, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? अगर भविष्य में कभी कोई खतरा आए तो क्या मैं आपसे मदद मांग सकती हूँ? कुछ देर बाद शीशी पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी। जोऊची को देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। नहीं, मैं कोई सुपरहीरो नहीं हूँ, बस एक बूढ़ा अधेड़ आदमी हूँ। और मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुम बाहर जाकर कोई गड़बड़ नहीं करोगे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। जो क्यूई ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। शीशी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसने चुपचाप अपना सिर झुकाया और जोऊची के चौड़े कंधे पर सिर रख दिया। उसे कभी ऐसा पिता नहीं मिला जिसने उसकी परवाह की हो, नहीं उसे कभी ऐसा प्रेमी मिला जो सचमुच उसकी रक्षा कर सके। अब उसकी अभी भी अपरिपक्व उम्र में जोऊची का अचानक और प्रभावशाली रूप से प्रकट होना उस पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। जो क्यूई ने कार खड़ी की और शीशी को इशारा करते हुए कहा, आज जो हुआ उसकी चिंता मत करो। वे दोनों बदमाश तुमसे पंगा नहीं लेंगे। भविष्य में खूब पढ़ाई करो, अपने देश की सेवा करो और जब तुम बड़ी हो जाओ तो कुछ बड़ा काम करो। अलविदा चाचा। यह जानते हुए कि जो क्यूई को बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत थी, शीशी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि उनका संपर्क कुछ ही घंटों का था, लेकिन जोऊकी की मजबूत और दबंग छवि शीशी के दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। उसने कई लोगों को नायकों का ढोंग करते देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने एक सच्चे नायक को देखा था। जोऊकी की कार को जाते हुए देखकर उसने अपने कपड़े भींच लिए और सोचने लगी कि वह क्या सोच रही है। पूरे रास्ते गुवान जियाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस खिड़की से बाहर देखती रही। जो क्यूई ने भी उससे बातचीत शुरू नहीं की। गाड़ी रिहायशी इलाके में नहीं गई, बल्कि बगल के पार्क में रुक गई। उसने एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकी, डिग्गी से बियर के 2 कैन निकाले और गुवान जियाओ के सामने फेंक दिए। यह देखे बिना कि वह पिएगा या नहीं, जो क्यूई ने एक कैन खोला और पीना शुरू कर दिया, जिससे उसे तुरंत ताजगी महसूस हुई। बियर अब भी सबसे अच्छी है। विस्की में बैजियू मिलाकर पीने का क्या मतलब? यह तो सरासर बेवकूफ़ी है। जो क्यूई ने सिर हिलाया और हवा में सिगरेट जलाई। चाचा जी, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद गुवान जियाओ आखिरकार बोल पड़ी।
किस बात के लिए मुझे धन्यवाद दो? अगर किसी को धन्यवाद देना है तो अपनी माँ को धन्यवाद दो। तुम्हारे पिता कम उम्र में ही गुजर गए, और तुम अब भी अपनी माँ को अकेले तुम्हें पालते हुए देखने को तैयार हो। इतनी मेहनत के बाद भी तुम मौज मस्ती कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास ज़मीर है? गुवान जियाओ ने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया, मानो वह किसी गलती करने वाले बच्चे की तरह दिख रहा हो, और हाथ में बंद बियर की बोतल को कसकर पकड़े रहा। जो क्यूई ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया, बियर गटक ली और लापरवाही से कैन को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। जो क्यूई ने अपना सिर हिलाया, धीरे से कार स्टार्ट की और गुवान जियाओ को अंदर बैठने का इशारा किया। जो ची ने अपनी बात कह दी थी और आगे कुछ नहीं कहा। मुक्केबाजी में महारत हासिल करने के बाद मानव स्वभाव की उनकी समझ भी उत्कृष्ट हो गई थी। कहावत है कि मानवीय संबंधों को समझना एक गहन ज्ञान है। इस बार वह गुवान जियाओ को एक मौका दे रहे थे। गुवान जियाओ इस मौके का फायदा उठा पाएगा या नहीं, यह उनके बस में नहीं था। गुवान जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें पहले से ही नम थीं। जो क्यूई को लगा कि उसका अंतरात्मा उसे कचोटने लगा है, इसलिए उसने आह भरी और आगे कुछ नहीं बोला। आज का मामला खत्म। कल तुम हमेशा की तरह क्लास जाओगे। उन दो छोटे बदमाशों के बारे में चिंता मत करो जो तुम्हें ढूंढने तुम्हारे स्कूल आएंगे। वे अब से सुइबेई शहर से गायब हो जाएंगे। मैं उन्हें कहीं और निर्वासित कर दूंगा। जो, अंकल जो, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? क्या आप मुझे कुंग-फू सिखा सकते हैं? मैं कोई बॉस नहीं हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों करोगे? जो ची ने सिर हिलाया, गाड़ी नीचे खड़ी की और हल्के स्वर में कहा, लेकिन अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करते रहोगे, तो मैं तुम्हें शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ हुनर सिखाने पर विचार कर सकता हूँ। हालांकि, यह सब तुम पर निर्भर करता है, समझे? अगर तुम आत्मा दया में डूबे रहोगे, तो अमर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चिंता मत करो, अंकल जो, बस मेरा प्रदर्शन देखो। गुवान जियाओ ने झुककर प्रणाम किया और फिर इमारत के अंदर भाग गई। ये लड़का, जो क्यूई ने सिर हिलाया, सिगरेट का एक गहरा कश लिया और तारों भरे आकाश की ओर देखा। मुझे सच में इन लोगों से ईर्ष्या होती है, क्योंकि मैं उन्हें गलत रास्ते से बाहर निकालने के लिए मौजूद हूँ। लेकिन मुझे कौन बचाएगा? दरअसल, आज जो क्यूई का हस्तक्षेप अचानक लिया गया फैसला नहीं था। गुवान जियाओ को देखना ऐसा था मानो उनके बचपन के रूप को देखना। उस समय वह विद्रोही स्वभाव का भी था, जिससे उसके माता पिता नाराज और चिंतित रहते थे, और उसने जिया येरुओ का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब जबकि वह सचमुच परिपक्व हो चुका था और अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था, तो उसे अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिसके साथ वह खुद को सुधार सके। अध्याय 45। शत्रु को मारो, प्रदर्शन मत करो। रात बिना किसी घटना के गुजरी। अगले दिन, जो किंग को प्रीस्कूल छोड़ने के बाद जो क्यूई वू नेशन ग्रुप चली गई। उन्होंने पहले म्यांमार यात्रा के बारे में फैटी हुआंग से बात करने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी उन्हें वू झेंगगुओ का फोन आ गया। चूंकि उनके बॉस को कुछ काम था, इसलिए जो क्यूई ने स्वाभाविक रूप से बॉस के काम को प्राथमिकता दी। आखिरकार, सू शहर में कई जगहों पर इस समय वू झेंगगुओ की मदद की जरूरत थी, और वह लापरवाही नहीं कर सकते थे। जो क्यूई की विशिष्ट सामाजिक स्थिति के कारण ही उन्हें अपनी कार को वू झेंगगुओ, वू शिन्यांग और चीफ ली जैसे शीर्ष अधिकारियों के समान ही विशेष पार्किंग स्तर पर पार्क करने की सुविधा प्राप्त थी। वे लिफ्ट से सीधे शीर्ष मंजिल पर जाकर वू झेंगगुओ के कार्यालय तक पहुंच सकते थे। श्रीमान जो, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सीईओ वो अभी भी बोर्ड की बैठक में हैं। चीफ ली ने जो क्यूई का अत्यंत विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया और उन्हें वीआईपी लाउंज में आमंत्रित किया। श्रीमान जो, सीईओ वू का कार्यालय आगे है और मेरा कार्यालय बाईं ओर है। हालांकि, सीईओ वू ने हाल ही में दाईं ओर स्थित कार्यालय के नवीनीकरण के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। फिलहाल नवीनीकरण का काम चल रहा है, और यदि सब ठीक रहा, तो वह आपका कार्यालय होगा। मेरा कार्यालय? जो क्यूई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं कोई मुख्य ज्योतिषी या मुख्य फेंगशुई विशेषज्ञ बन सकता हूँ? जैसे ही वह यह कल्पना कर रहा था, चीफ ली मुस्कुराए और उन्हें एक कर्मचारी बैज थमा दिया। सीईओ वू के निर्णय के अनुसार आपका पद चेयरमैन का सहायक है। हालांकि यह पद मेरे पद से नीचे है, लेकिन वास्तव में आपको केवल सीईओ वू के ही आदेश मानने होंगे। यह बिल्कुल उपयुक्त है, जो क्यूई ने सिर हिलाया। दरअसल, जो क्यूई के लिए अब कोई भी अत्यधिक आडंबरपूर्ण पद उपयुक्त नहीं लगता। इसके अलावा, उन्हें और वू झेंगगुओ को अभी एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने की आवश्यकता थी, इसलिए अध्यक्ष के सहायक का पद बिल्कुल सही था। तभी, वू झेंगगुओ ने अपनी बैठक समाप्त की और लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर चले गए। शाओ जो, तुम यहाँ हो। जो ची को देखकर वू झेंगगुओ के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई, उसके कदमों में एक अलग ही फुर्ती थी। मेरे दफ्तर में आओ। वू झेंगगुओ ने दफ्तर का दरवाजा बंद किया और जो ची के लिए एक कप चाय डाली। जो ची, मैंने तुम्हें इन 2 दिनों में आराम करने के लिए कहा था, लेकिन तुम अब भी बहुत बेचैन हो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, सीईओ वू। उसे हमेशा से पता था कि वू झेंगगुओ ने उस पर नजर रखने के लिए लोगों को लगा रखा है।
उसकी हर हरकत वू झेंगगुओ की निगाहों से बच नहीं सकती थी। फिर भी उसने न तो विरोध किया और न ही वू झेंगगुओ की निगरानी से बचने की कोशिश की। आखिरकार उसे इस समय वू झेंगगुओ की मदद की जरूरत थी, कम से कम आर्थिक सहायता और कई विशेषाधिकारों की। मैंने कल ही उन दोनों से निपटने के लिए लोगों को भेज दिया था। जो क्यूई, आपकी काबिलियत ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल नहीं, सीईओ वो। आपके आसपास अनगिनत असाधारण लोग, कई शक्तिशाली सैनिक और सक्षम सेनापति हैं। मैं सचमुच उनमें शुमार नहीं हूँ। जो क्यूई ने भी सिगरेट जलाए और हाथ हिलाया। सीईओ वो, आपने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई जरूरी बात है? अरे, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। बस उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो झेंगगुओ को पता था कि अब औपचारिक बातचीत का समय समाप्त हो गया है और वह सीधे मुद्दे पर आने लगी। तभी जो क्यूई को एहसास हुआ कि वो झेंगगुओ चाहता था कि वह अपने एक पुराने दोस्त के लिए फेंग शुई का अध्ययन करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस जगह पर उसका दोस्त रहता था, वह जगह स्वभाव से ही उत्कृष्ट फेंग शुई वाली जगह थी। लेकिन समस्या ठीक इसी शुभ फेंग शुई स्थान में थी। पता चला कि वो झेंगगुओ का पुराना दोस्त सू शहर के किसी शक्तिशाली परिवार से तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उम्रदराज होने के कारण उसने सेवानिवृत्ति की ओर कदम बढ़ा दिए थे। हालांकि वह वो झेंगगुओ से लगभग 20 साल बड़ा था, फिर भी दोनों एक दूसरे को विश्वासपात्र और समकक्ष मानते थे, जो उनके घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कई फेंग शुई विशेषज्ञों से परामर्श लिया और एक शुभ फेंग शुई स्थान चुनकर विला का निर्माण करवाया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन घर में रहने के बाद से ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अस्पताल में जांच के बाद भी कोई कारण पता नहीं चल पाया, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। जो क्यूई ने सुनते ही स्थिति को समझ लिया। ज्यादा कुछ कहे बिना उन्होंने सीधे सिर हिलाकर इशारा किया कि वे जाकर देख सकते हैं। आखिरकार, चाहे शब्दों को कितना भी आकर्षक क्यों न बनाया जाए, स्वयं उस स्थान की जांच करने से बेहतर कुछ नहीं है। शाबाश छोटे भाई, तुम तो सीधे साधे हो। वू झेंगगुओ ने प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया और तुरंत चीफ ली को गाड़ी तैयार करने का निर्देश दिया। दरअसल, पिछले 2 दिनों से जो क्यूई इस बात को लेकर चिंतित था कि उसने वू झेंगगुओ के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि वह हाल ही में वू झेंगगुओ द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों का कई कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अगर वह जल्द ही इस एहसान का बदला नहीं चुका सका, तो जो क्यूई को थोड़ा अपराधबोध होगा। कार में बैठे बैठे वू झेंगगुओ और जो क्यूई ने इस मामले पर चर्चा जारी रखी। जो ची, हालांकि हमारा संपर्क गहरा नहीं है और हमने केवल एक बार सहयोग किया है, मुझे लगता है कि आप सामान्य फेंग शुई मास्टर से बहुत अलग हैं। सामान्य फेंग शुई मास्टर्स लेआउट, फेंग शुई कलाकृतियों और कई अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि आप भी तैयारी करते हैं, लेकिन अक्सर आप उन्हें अपने शरीर पर धारण करते हैं, न कि उन्हें स्थान के भीतर रखते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप यह महसूस कर सकते हैं, उससे पता चलता है कि आप एक बहुत ही सावधानी बरतने वाले व्यक्ति हैं। जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि यह विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित है, लेकिन असल में यह आकाश और पृथ्वी की समझ पर अधिक निर्भर करता है। कुछ हद तक, साधारण फेंग शुई लेआउट का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि किसी भी फेंग शुई, भूविज्ञान या भव्य संरचना के लिए एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब तक आप इस महत्वपूर्ण दृष्टि को समझ लेते हैं, तब तक भले ही आपने कोई भव्य संरचना न बनाई हो, आप उसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। जो क्यूई के शब्द सरल और समझने में आसान थे, उन्होंने गहन अवधारणाओं को बहुत ही सुलभ तरीके से समझाया। और वह हमेशा से यही करता आया था। भव्य संरचनाओं की गहराई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी जटिल संरचना बना सकते हैं, या आप कितने जादुई कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, वह सीधे फॉर्मेशन आई पर कब्जा कर लेता था, और उनके द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किए गए फॉर्मेशन का उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता था। अपनी ऊर्जा को विकसित करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। यह सुनकर वू झेंगगुओ की आंखों में एक असामान्य भावना की झलक दिखाई दी। जो क्यूई ने उनकी भावनाओं में आए बदलाव को बखूबी पकड़ लिया, लेकिन इसे जाहिर नहीं होने दिया, बस मुस्कुराकर और सिर हिलाकर जवाब दिया। वू झेंगगुओ ने शुरू में सोचा था कि वह जो क्यूई को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन जैसे जैसे उसने उससे बातचीत की, उसे उस व्यक्ति के बारे में और अधिक रहस्य पता चले। 2 दिन पहले बार में झगड़ा हुआ था। वहां भेजे गए लोगों के अनुसार, जोऊची ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन दोनों बदमाशों को आसानी से काबू में कर लिया। उनकी ऐसी ताकत और युद्ध संरचनाओं के गहन ज्ञान को देखकर आश्चर्य होता है कि उन्हें किसने प्रशिक्षित किया होगा, और किस राक्षस ने ऐसे छोटे राक्षस को जन्म दिया था। यह सोचते हुए वू झेंगगुओ को अचानक याद आया कि जोऊची पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट जानता है, इसलिए उसने सोचा, मैंने तुम्हें कभी अपनी आंखों से अभ्यास करते हुए नहीं देखा है। अगर मौका मिले, तो मैं तुम्हें इसे करते हुए देखना चाहूंगा। प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो क्यूई ने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। क्यों? वो झेंगगुओ अब जोऊची के स्वभाव को अच्छी तरह समझ गया था।
अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था। आखिर सक्षम लोग थोड़े घमंडी तो होते ही हैं। मुझे हाल ही में एक सिद्धांत समझ में आया जो मुझे एक महिला ने सिखाया था। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, घोंशु केवल दुश्मनों को मारता है, यह कोई प्रदर्शन नहीं करता। केवल दुश्मनों को मारती है, कोई और काम नहीं करती। इन शब्दों को ध्यान से चबाते हुए वू झेंगगुओ का दिल कांप उठा। भले ही ये सिर्फ 6 सरल शब्द हैं, लेकिन इनमें अनगिनत साजिशें और षड्यंत्र छिपे हुए प्रतीत होते हैं। युद्ध क्षेत्र का बदलता परिदृश्य। जो क्यूई, मैं सचमुच उत्सुक हूं, यह महिला कौन है? एक रहस्य। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट का एक और कश लिया, फिर अचानक मुस्कुराया। सचमुच, घोंशु केवल शत्रुओं को मारता है, प्रदर्शन नहीं करता। यह कोई खोखला कथन नहीं था। जो ऊंची हाल ही में घोंशु के बारे में पढ़ रहे थे और उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि किंग राजवंश के उत्तरार्ध और चीन गणराज्य के आरंभिक काल के मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में महान थे। इस युग की मार्शल आर्ट को घोंशु इसलिए कहा जाता था क्योंकि राष्ट्र को गौरव दिलाने वाली मार्शल आर्ट वास्तव में अजेय होती थी। बेशक, इसका एक और अर्थ भी था। सच्चा घोंशु इतना भयंकर था कि एक वार से अनिवार्य रूप से किसी न किसी को चोट लग जाती थी, इसलिए इसका प्रयोग हल्के में नहीं किया जाता था। दोनों बातें करते करते जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यह सू शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रमणीय उपनगर था, जहां के सुंदर दृश्य मन को ताजगी और शांति का एहसास कराते थे। कैसा है, जो क्यूई? नज़ारा कितना खूबसूरत है। वो झेंगगुओ ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने आसपास के दृश्य का जायजा लिया। जो क्यूई ने सिर हिलाया, लेकिन सहमति नहीं जताई, क्योंकि इस इलाके में कदम रखते ही उसे स्पष्ट सी आशंका होने लगी थी कि कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यह वह कुछ देर तक समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी अंदर जाती गई, यह बेचैनी और भी तीव्र होती गई। बूढ़े, वो तुम्हारा दोस्त यहाँ कब आया? यह पिछले साल की शुरुआत में हुआ था। अगर आप ध्यान से गिने तो लगभग 2 साल हो चुके हैं। क्या, जो क्यूई, क्या आपने कुछ देखा है? मुझे क्यों नहीं बताते? मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। जब हम वहां पहुंचेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। जो ची ने वू झेंगगुओ की कलाई पर रखी हुई अंबर की माला देखी और उसे हिदायत दी कि अगर बाद में उसे बेचैनी महसूस हो तो वह उसे अपने हाथ में रगड़ ले। हालांकि वू झेंगगुओ को जो ची का इरादा समझ नहीं आया, फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट बुझाई। गाड़ी पहले ही रुक चुकी थी। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला और दूर दिख रहे घर की तरफ देखा, उसे तुरंत सब कुछ समझ आ गया। तो बात कुछ इस तरह है। एक ही नज़र में जो क्यूई इस घर की समस्या की असली जड़ को समझ गया। तुरंत ही उसका चेहरा बेहद अजीब हो गया, जिससे वू झेंगगुओ भी थोड़ा भ्रमित हो गया। उसी समय उन्हें बेहद सदमा लगा। जो क्यूई ने एक ही नज़र में समस्या को पहचान लिया। अध्याय 46, पितृहत्या। जो ची अभी अपनी मंजिल पर पहुंचा ही था कि उसे समस्या का मूल कारण समझ आ गया। बात सिर्फ इतनी थी कि जो ची इतना बुद्धिमान नहीं था, बल्कि उसका अनुभव इस दुनिया में किसी से भी कहीं अधिक था। उन्हें आध्यात्मिक देवलोक में 10 मिलियन वर्षों से अधिक का साधना अनुभव था। उन्होंने अनगिनत षड्यंत्रों और योजनाओं को देखा था, जिसके कारण उनके सामने की सभी गणनाएं बच्चों के खेल जैसी लगती थीं। हम नन्हे जो, क्या तुमने इसे पहले ही समझ लिया है? अनगिनत लोगों से मिल चुके एक उच्च पदस्थ अधिकारी वू झेंगगुओ ने जो ची की प्रतिक्रिया से तुरंत समझ लिया कि उन्होंने समस्या की जड़ को पकड़ लिया है। यह सोचते हुए जो ची के प्रति उनकी दृष्टि और भी जटिल हो गई। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे पता है कि समस्या कहाँ है। यह कहते हुए जो ची हवेली के प्रवेश द्वार पर रुक गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र में हो रहे बदलावों को महसूस किया। हालांकि ये बदलाव बहुत सूक्ष्म थे, फिर भी उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इनके हल्के फुल्के संकेत पकड़ लिए थे। तभी मुख्य द्वार खुला और 2 युवक बाहर निकले, एक पुरुष और एक महिला। वह आदमी सुंदर और आकर्षक था और वह स्त्री पवित्र और प्यारी थी। जो ची को पूछने की भी जरूरत नहीं थी, वह जानता था कि ये दोनों वू झेंगगुओ के पुराने दोस्त के बच्चे होंगे। वह आह भरे बिना नहीं रह सका, अमीरों के अच्छे रखरखाव को देखकर आश्चर्यचकित था। दोनों उससे उम्र में बड़े थे, फिर भी उससे भी छोटे दिखते थे। अब उसे समझ आया कि कल के वे दोनों शरारती बच्चे उसे चाचा क्यों कहते थे। अंकल, वो आप यहाँ हैं? युवक ने वू झेंगगुओ से मुस्कुराते हुए कहा। हम जो क्यूई, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। वू झेंगगुओ ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। ये मेरे पुराने दोस्त के बेटे हैं, जिनका नाम किन झेंग्यांग है। इस साल इनकी उम्र 35 साल हो गई है और ये पहले से ही परिवार के बड़े व्यवसाय के मुखिया हैं। इनका भविष्य उज्जवल है। यह युवती उनकी बेटी है, जिसका नाम किन केक्सिन है। मैं उसकी उम्र नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ, यह तो खूबसूरती का खास अधिकार है। किन केक्सिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जोची की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। नमस्ते जोची।
मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आप मेरी कल्पना से भी छोटे हैं। सचमुच, युवा ही नायक बनते हैं। बिल्कुल नहीं, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जो क्यूई ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मास्टर जो, मैं आपके साथ शिष्टाचार नहीं बरतूंगा। किन झेंगयांग ने जोर से कहा, कृपया मेरे साथ आइए, हम चलते चलते बात कर सकते हैं। पता चला कि किन झेंगयांग के पिता, किन जियांगो, इस तथाकथित शुभ फेंग शुई स्थान पर जाने के बाद से ही लगातार अस्वस्थ थे। हालांकि परिवार इतना धनी था कि वह दुनिया भर के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से परामर्श ले सके, लेकिन कोई भी समस्या के मूल कारण की पहचान नहीं कर सका। उन्होंने सुना था कि वू झेंगगुओ भी एक बेहद कुशल व्यक्ति को जानता है, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उनके अधिकांश भाई बहन भी यहाँ नहीं रहते थे, वे सुबेई के शहरी क्षेत्र में रहते थे, इसलिए केवल बूढ़े मास्टर किन जियानगो ही अस्वस्थ थे। यह सुनकर झोउ क्यूई को स्थिति का सामान्य ज्ञान हो गया था। छोटे किन, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समस्या को जोऊची पर छोड़ दो। वो झेंगगुओ मुस्कुराया और जोऊची के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, उसकी कम उम्र को देखकर भ्रमित मत हो, उसकी क्षमताएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक हैं। मैंने तुम्हें पिछली घटना के बारे में बताया था, अगर जोऊची मेरे साथ ना होता तो शायद तुम मुझे आज यहाँ नहीं देखते। अभी उस बारे में बात नहीं करते। जोऊ क्यूई, किन जियांगुओ का कमरा आगे है। देखो, यहाँ कुछ पता चलता है या नहीं। जब वे बात कर रहे थे, तभी किन झेंगयांग ने दरवाजे पर दस्तक दी, उसे धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही जोऊची कमरे में दाखिल हुआ, उसने किन जियानगुओ को देखा। उसके शरीर से कई ट्यूबें जुड़ी हुई थीं, वह कमजोर और बूढ़ा दिख रहा था, सचमुच दयनीय दृश्य था। हालांकि वह अब गंभीर रूप से बीमार था, फिर भी उसकी जवानी की जीवंतता की झलक अभी भी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अभी भी एक भयंकर बाघ जैसी चमक थी। खांसी, बूढ़े वो, आप आ गए। आपके लिए वाकई मुश्किल है। हमने इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा मिलन ऐसी परिस्थितियों में होगा। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊं, तो मुझे आपके साथ शतरंज के कुछ खेल खेलने होंगे और देखना होगा कि आपने हाल ही में कोई प्रगति की है या नहीं। किन जियानगुओ ने 2 बार खांसा और नस की मदद से उठकर बैठ गया और एक कड़वी मुस्कान के साथ हेडबोर्ड से टिक गया। बूढ़े किन, अभी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बूढ़े किन, ये वही युवा मालिक हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। इस बार उन्होंने कुछ न कुछ पता लगा लिया है, इसलिए शायद कोई निर्णायक मोड़ आ जाए। अरे नौजवान, तुमने इसका हल निकाल लिया। वो झेंगगुओ के ऐसा कहते ही कमरे में मौजूद सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। मैंने कुछ बातें समझ ली हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। श्रीकिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जब आपने पहली बार यहाँ घर बनाने का सोचा था, तो आपने शायद कई फेंग शुई विशेषज्ञों से सलाह ली होगी, है ना। आपने बहुत सोच विचार के बाद ही इस जगह का चुनाव किया होगा, है ना। हम, सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ, पहले सब ठीक था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैंने अचानक अपनी आत्मा खो दी हो। श्रीकिन, आपका ऐसा महसूस करना बिल्कुल सही है। जो क्यूई की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और वो झेंगगुओ ने तुरंत पूछा, जो क्यूई, तुम्हारा क्या मतलब है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्या कई फेंग शुई विशेषज्ञों ने यह नहीं कहा था कि यह स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ है और पानी से घिरा है। यहाँ हरी भरी वनस्पति है और एक समृद्ध वातावरण है, जो इसे एक शुभ फेंग शुई स्थान बनाता है। जो क्यूई ने चारों ओर इशारा करते हुए प्रभावशाली ढंग से कहा। जो क्यूई ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें ध्यान से देखा और कहा, श्रीमान किन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपका पूरा रक्त आधान हो चुका है ना। कई प्रक्रियाओं के बाद आपका रक्त, सीरम आदि एक युवा व्यक्ति के रक्त से बदल दिया गया है। आपके शरीर की रक्त निर्माण क्षमता में काफी सुधार हुआ है। हालांकि आप देखने में बुरे लगते हैं, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता वास्तव में काफी अच्छी होनी चाहिए। क्या तुम यह भी बता सकते हो। किन केक्सिन ने अविश्वास से कहा। जो क्यूई को यह बात समझ आ गई थी, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। कारण सीधा सादा था, हवा में खून की हल्की सी गंध। हालांकि उसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह इसे महसूस कर सकता था। यह एक छोटी सी अंतर्दृष्टि भी थी जो उसने इस दौरान पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट पर किताबें पढ़कर प्राप्त की थी। किसी व्यक्ति की मार्शल आर्ट जितनी मजबूत होती है, उसका ची और रक्त उतना ही मजबूत होता है। किन जियानगुओ की मार्शल आर्ट उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसका खून बहुत ताज़ा था, उसमें एक युवा व्यक्ति की महक थी। यह सोचते हुए जो क्यूई सीधे मुद्दे पर आने और मामले की कुंजी का खुलासा करने ही वाला था कि वह अचानक बोलना बंद कर दिया। तभी अचानक जो क्यूई रुक गया, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। इस समय वू झेंगगुओ भी कुछ हद तक चिढ़ गया था और पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है। तभी जो क्यूई उसे एक तरफ खींच ले गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जो क्यूई ने पूरी घटना का ब्यौरा दे दिया। यह सुनकर वू झेंगगुओ तुरंत चौंक गया और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, क्या तुम सच कह रहे हो।
बिल्कुल सही, इसलिए मुझे अभी थोड़ी देर में आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं समझ गया। जो ची, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा फैसला सही होगा। अगर सच में ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस बार मुझे निराश मत करना। अगर तुम अंत में किन जियांगुओ की मदद कर पाओगे, तो वह तुम्हें अच्छा खासा कमीशन देगा। वू झेंगगुओ ने जो ची की ओर देखते हुए अर्थपूर्ण लहजे में कहा। चिंता मत करो। जो क्यूई ने वू झेंगगुओ के कंधे पर थपथपाया और आगे बढ़ गया। परिणामों की घोषणा करने से पहले, मुझे आशा है कि श्री किन झेंग्यांग और सुश्री किन केक्सिन कुछ देर के लिए अनुपस्थित रहेंगे। जो क्यूई ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। आप चाहते हैं कि हम चले जाएं? क्यों? दोनों को कुछ नाराज देखकर वो झेंगगुओ ने जोची की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए पास जाकर कहा, केक्सिन झेंग्यांग, नाराज मत होइए। इस बार जोची की बात सुनिए। मेरे यहाँ रहते हुए भी क्या आपको किसी गड़बड़ी की चिंता है? यह किन झेंग्यांग ने कुछ कठिनाई से किन जियांगुओ की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो। चूंकि यह युवक मुझसे अकेले में बात करना चाहता है, तो आप दोनों अभी चले जाए। मैं तो पहले से ही मौत के करीब हूं, आपको किस बात की चिंता है? पहले आप बाहर जाए, और जब हमारी बात खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको अंदर आने दूंगा। किन झेंग्यांग ने जो क्यूई को गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर मुड़कर दरवाजे की ओर चल दिया। जब बाकी लोग चले गए, तो जो क्यूई बोलने ही वाली थी कि अप्रत्याशित रूप से किन जियांगो ने पहले बोलना शुरू कर दिया। जो क्यूई, लगता है मैं सही थी, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। किन जियांगो ने जो क्यूई को ध्यान से देखते हुए कहा। दशकों तक प्रभुत्व बनाए रखने वाले एक अनुभवी लोमड़ी से जैसी उम्मीद थी, उसकी धूर्तता वास्तव में बहुत गहरी थी, जो क्यूई ने मन ही मन सोचा। अब मैं आपको इस मामले की उत्पत्ति बताऊंगा। पता चला कि हालांकि यह फैंग शुई की एक अनमोल भूमि थी, सभी गुरुओं के लिए एक प्रसिद्ध शुभ स्थान था। यह जीवित मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं था। तथाकथित पहाड़ों से घिरा और जल से सटा हुआ क्षेत्र मृतकों को दफनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जैसा कि सर्वविदित है, कई प्राचीन सम्राट अपने मकबरे चुनते समय ऐसे ही यिन निवास की तलाश करते थे जो उनके दफन के लिए उपयुक्त हों। और इस जगह की खोज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किन झेंग्यांग था। सचमुच वही था। किन जियानगुओ की आंखों में एक तीव्र चमक कौंधी और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। किन झेंग्यांग ने कई फेंग शुई विशेषज्ञों को रिश्वत दी थी और उन्हें निर्देश दिया था कि वे केवल शुभ फेंग शुई पहलुओं के बारे में ही बात करें, न कि किन जियांगुओ को यहाँ की वास्तविक अशुभ यिन ऊर्जा के बारे में बताएं। यही उनके बिगड़ते स्वास्थ्य का असली कारण था। लेकिन जोऊची की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। आखिर धनवानों का जीवन कैसा होता है? क्या वह भी तरह तरह की साजिशों और दांव पेचों से भरा नहीं होता? क्या यह जीना वाकई थका देने वाला होता है? अपने ही पिता के खिलाफ साजिश रचना, यह तो किसी प्राचीन राजकुमार द्वारा सिंहासन हथियाने की कोशिश जैसा लगता है। क्या उसे वाकई इतनी जल्दी थी? किन जियांगुओ पहले से ही बूढ़े थे, सामान्य परिस्थितियों में उन्हें बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था और सत्ता अपने बच्चों को सौंप देनी चाहिए थी। किन झेंग्यांग स्वयं तो काफी धैर्यवान थे, लेकिन अब वे और इंतजार नहीं कर सकते थे। रक्त आधान के बाद किन जियांगुओ के स्वास्थ्य में सुधार देखकर, उन्हें तरोताजा होते और कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों का कार्यभार संभालते देख उनकी संवेदनशीलता जागृत हो गई। अमर सम्राट, अधीर राजकुमार। कहानी घिसी पिटी थी, फिर भी काफी हद तक वास्तविक थी। अध्याय 47। नौकरी ढूंढने में आपकी सहायता करना। हालांकि जैसे ही जो क्यूई ने इस बारे में सोचा, उसने देखा कि उसके सामने किन जियांगो ने अचानक आह भरी और अपना सिर हिलाया। यह बूढ़ा लोमड़ी वाकई कमाल का है। मुझे लगता है कि यह आसानी से और 40 साल जी सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि किन झेंग्यांग थोड़ा चिंतित है। जोऊची की बातें सुनकर किन जियांगुओ का दिल जैसे तूफान की तरह उमड़ पड़ा। यह सुनकर ऐसा लगा मानो किन जियांगुओ 10 साल बूढ़ा हो गया हो। जैसे कि जो क्यूई के विचारों को भांपते हुए किन जियांगुओ ने भी खुद को संभाला और कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इस परिणाम के बारे में वू झेंगगुओ के अलावा किसी को नहीं बताएंगे। जो क्यूई ने आह भरी और सिर हिलाया। वू झेंगगुओ के साथ नजरों का आदान प्रदान करने के बाद वह उठने ही वाला था कि किन जियांगुओ ने उसे आवाज दी। जो क्यूई, एक पल रुको। क्या मुझे इस स्थिति से बचाने का कोई तरीका है? तुम मुझे ऐसे ही जाते हुए नहीं देख सकते, है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं लगभग भूल ही गया था। जो क्यूई इस बात से इतना स्तब्ध हो गया कि वह एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, जिसके कारण वह समाधान का उल्लेख करना भूल गया। दरअसल, समाधान बहुत ही सरल और सीधा था, कहीं और चले जाओ, और जितना दूर यहाँ से जाओगे उतना ही अच्छा होगा। सू शहर का नक्शा निकालते हुए जो क्यूई ने कुछ देर सोचा और फिर कुछ जवाबी उपाय सुझाए। मैं आपको कुछ उपयुक्त स्थान चुनने में मदद करूंगा। जितनी जल्दी हो सके वहां चले जाए। किन जियांगुओ ने उदास चेहरे से सिर हिलाया। वह जानता था कि जो क्यूई ने एक और बात छोड़ दी है। इसका मकसद किन झेंग्यांग से जल्द निपटना था।
आखिरकार ऐसे शब्द इतने संवेदनशील थे कि उन्हें जोर से बोलना ठीक नहीं था। चूंकि किन झेंग्यांग का पहले से ही यह इरादा था, इसलिए उससे निपटना ही एकमात्र उपाय था, अन्यथा अंततः किन जियांगुओ उसी के हाथों मारा जाता। मैं समझ गया। किन जियानगुओ ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में थोड़ी सी निर्ममता झलक रही थी। जो क्यूई ने अपनी बात समाप्त करते हुए दरवाजा खोला और कहा, मैंने जो कहना था कह दिया है। आप श्री किन से सीधे पूछ सकते हैं। मुझे अभी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। ओल्ड वू, चलिए। जो क्यूई की नज़र देखकर वू झेंगगुओ ने सिर हिलाया, एक बहाना ढूंढा और जो क्यूई के साथ चला गया। जो क्यूई, आपको कितना भरोसा है। कार में बैठे हुए वू झेंगगुओ ने असामान्य रूप से जो क्यूई से एक सिगरेट मांगी और एक लंबा कश लिया। हालांकि वह धनी परिवारों के बीच इस तरह के विवादों से परिचित था। उन्हें डर था कि जो क्यूई को इसे स्वीकार करने में कुछ समय तक कठिनाई हो सकती है। उसने अपनी सिकुड़ी हुई भौहों को रगड़ा, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने अपने पुराने दोस्त को लंबे समय से नहीं देखा था, और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों में उससे दोबारा मुलाकात होगी। मैंने इस तरह की बहुत सी चीजें देखी हैं। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और हल्के स्वर में कहा। आध्यात्मिक ईश्वर के क्षेत्र में उसने वास्तव में ऐसी कई घटनाओं को देखा था। सत्ता हासिल करने और उच्च पदों तक पहुंचने के लिए कई युवा संप्रदाय प्रमुखों ने अपने पिता की हत्या कर दी, यहां तक कि कई लोगों ने खजाने हथियाने के लिए भी अपने पिता को मार डाला। ऐसे युग में जहां बलवान कमजोरों का शोषण करते थे, ऐसी घटनाएं आम थीं। लेकिन आपको इतना यकीन कैसे है कि यह किन झेंग्यांग ही था। वो झेंगगुओ को इस मामले में अभी भी कई शंकाएं थीं। हालांकि यह बात स्पष्ट हो चुकी थी, फिर भी वह इस बिंदु को समझ नहीं पा रहा था। किन परिवार में कई बच्चे थे, तो फिर विशेष रूप से किन झेंग्यांग को ही क्यों चुना गया। यह सरल है, आभा, उस तरह की रहस्यमयी चीज। हर व्यक्ति के अंदर एक आभा होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी विशाल संरचना का चुंबकीय क्षेत्र होता है। कुछ लोगों की आभा बहुत प्रबल होती है, जबकि अन्य लोगों की बहुत दुर्बल होती है। किन झेंग्यांग दिल से चाहता था कि किन जियांगुओ की मृत्यु हो जाए। दूसरों को इसका एहसास नहीं था, लेकिन जो क्यूई को था। आंखें और शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन आभा नहीं। और जो क्यूई, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। वो झेंगगुओ ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अविश्वास से कहा। अगर कोई और उसे ऐसी बातें बताता, तो वह निश्चित रूप से उपहास उड़ाता, लेकिन यह जो क्यूई था। जो क्यूई के जीवन में पहले ही बहुत सारे चमत्कार घट चुके थे। आपकी भौहों के बीच के हिस्से से बैंगनी रंग की ऊर्जा निकल रही है, वही आपकी आभा भी है। इसके बाद जो ची ने वू झेंगगुओ से कहा कि अगर कोई उसके खिलाफ यही तरीका अपनाने की कोशिश करेगा, तो वह निश्चित रूप से असफल होगा। न केवल असफल होगा, बल्कि इससे वू झेंगगुओ को फायदा भी हो सकता है। असाधारण व्यक्तियों के लिए कई सिद्धांत दूसरों से अलग होते हैं। लेकिन वू झेंगगुओ अभी भी थोड़ा असमंजस में था, इसलिए जो क्यूई ने अपना सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। मैंने अभी कहा, पूर्व दिशा से आ रही बैंगनी ऊर्जा, यह एक सम्राट का संकेत है। और केवल एक सम्राट का ताबूत ही इस तरह के फेंगशुई खजाने को दबा सकता है। इन दोनों के संयोजन से आपको सफलता की ऊंचाइयों तक जल्दी पहुंचने में मदद मिल सकती है। पूर्व दिशा से बैंगनी ऊर्जा आ रही है। मेरे पहले परिचित एक बुजुर्ग सज्जन ने भी मुझे यही बताया था। वो झेंगगुओ ने आह भरी और सिर हिलाया, उस बूढ़े सज्जन के बारे में फिर से सोचते हुए। वह अचानक बहुत उत्सुक हो गया, अगर ये दोनों मिलते, तो क्या कोई दिलचस्प चिंगारी उठती। उसने खुद का विश्लेषण किया। अब समय बदल चुका था, और पूर्व से आ रही बैंगनी ऊर्जा के बावजूद, उसे उस व्यक्ति बनने का कोई संकेत महसूस नहीं हुआ। सम्राट होने का मतलब यह नहीं है कि आपको भी वही व्यक्ति बनना होगा, इसका मतलब अपार धन और कुलीनता भी हो सकता है। अलग अलग युग अलग अलग भाग्य लेकर आते हैं। जो क्यूई का मानना था कि वू झेंगगुओ इस दुनिया में अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके शरीर पर पूर्व से आने वाली बैंगनी ऊर्जा का चिन्ह था। भले ही वह सम्राट न बन पाए, लेकिन एक शक्तिशाली स्वामी बनना और उसका अंत सुखद होना भी उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। बस अपार धन और कुलीनता। वू झेंगगुओ ने एक जटिल भाव के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को शांत किया। अत्यधिक धन और प्रतिष्ठा होना तो बहुत अच्छी बात है, बूढ़े वू। मेरी बात याद रखना, लालच मत करना। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और गहरी सांस ली। वे दोनों प्राचीन काल के उन धोखेबाजों की तरह बातें कर रहे थे जो राजाओं को मूर्ख बनाते थे। हालांकि वो झेंगगुओ जानता था कि जो ऊंची के हर शब्द का गहरा अर्थ था। उसे अचानक बहुत सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि जो ऊंची जैसा साथी उसके साथ है। अगर जो ऊंची ना होता, तो उसे नहीं पता कि उसका अंत कब और कितना दुखद होता। कंपनी में वापस आकर वू झेंगगुओ ने जो क्यूई को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि कंपनी के कामों में व्यस्तता थी। दूसरी ओर जो की बेहद सहज महसूस कर रहा था। गले में अपना वर्क बैज लटकाए वह पूरी कंपनी में घूमने लगा।
एक विशेष नियुक्त कर्मचारी होने के नाते उसे इस कंपनी में बहुत ऊंचे विशेषाधिकार प्राप्त थे, इसलिए उसके लिए किसी भी विभाग में आना जाना बहुत आसान था। उसने किसी को कोई परेशानी नहीं दी, वह बस जिज्ञासावश विभिन्न मंजिलों का निरीक्षण करने चला गया। जो क्यूई तभी जो क्यूई अचानक वू जिन्यांग से टकरा गया। सुश्री वो, आज कैसा संयोग है। जो ऊंची वास्तव में वू शिन्यांग से मिलने से थोड़ा डर रहा था, क्योंकि यह थोड़ा अटपटा था। उस दिन वू शिन्यांग के कमरे में जो कुछ हुआ था वह अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। हालांकि उनके बीच कुछ खास नहीं हुआ था, फिर भी इस तरह अचानक मिलना बहुत अजीब लग रहा था। यह मेरी कंपनी है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता। वू शिन्यांग ने नाक सिकोड़ी, लेकिन वह निडर थी और उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम हो यहाँ बिना किसी कारण के क्या कर रहे हो? बेशक, आपके पिताजी को मुझसे कुछ बात करनी है। चूंकि अभी काम का समय है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। खूब मेहनत करो, वगो ग्रुप की सेवा करने का प्रयास करो और अपनी खुद की प्रतिष्ठा बनाना सुनिश्चित करो। मैं कैसे काम करता हूँ, मुझे उपदेश देने का तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसे ही जो क्यूई बहाना बनाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन पर नाम देखा और थोड़ा चौंक गया। इंस्ट्रक्टर शियाओ, क्या आपको मुझे कॉल करने के लिए कोई निर्देश मिले हैं? भाई जो, क्या आप हमारा समझौता भूल गए हैं? फोन के दूसरी तरफ से शाओ युकियान की मधुर आवाज आई। यह एक लड़की है। एक लड़की जानबूझकर इस विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति से कैसे मिल सकती है? हालांकि वू शिन्यांग और जो क्यूई के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र था, लेकिन जब वू शिन्यांग ने सुना कि एक लड़की जो क्यूई को ढूंढ रही है, तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई, इसलिए उसने तुरंत कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। बात यह है कि मैं आपको गुरुजी नहीं कहना चाहती, इससे आप बुरे लगते हैं। मुझे लगता है आपको भाई जो कहना बेहतर रहेगा। शियाओ युकियान ने अपनी आवाज को थोड़ा मीठा बनाने की कोशिश की। मैं ताइक्वांडो जिम के मालिक को अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे भी अभी आपके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, तो क्यों ना आप पहले यहाँ काम शुरू कर दें? कैसा रहेगा? इससे आपको मुझे सिखाने का भी समय मिल जाएगा। ताइक्वांडो, यह शब्द सुनकर वह दंग रह गया। शियाओ युकियान के बारे में उसकी समझ के अनुसार यह महिला पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट की दीवानी थी। उसने पहले सोचा था कि यह बागुआझांग, शिंगीकुवान या ताइजीकुवान के लिए एक बॉक्सिंग जिम होगा, लेकिन उसे ताइक्वांडो की उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है कि आपके मन में ताइक्वांडो के प्रति पूर्वाग्रह होंगे, लेकिन एक बार यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा। शाओ युकियान ने जल्दी से बात की और उसी समय उसने जो क्यूई को पता भेज दिया। आज संयोगवश उसकी ताइक्वांडो जिम के मालिक से मुलाकात थी और वह जो ऊची से उनका परिचय कराना चाहती थी। हालांकि उसने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन जो ऊची समझ गया कि उसकी मंशा अच्छी ही होगी और वह मना भी नहीं कर सका। डायल टोन सुनकर जो क्यूई सचमुच अचंभित रह गया। दरअसल शियाओ युकियान को लगा था कि वह अभी भी बेरोजगार है। अरे, वो लड़की कौन है? वू शिन्यांग ने बेपरवाही से दिखावा करते हुए पूछा। अरे, कोई खास नहीं, बस एक दोस्त। मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ खूब मेहनत करते हो, हमेशा आलसी होने के बारे में मत सोचो। जो क्यूई ने जाते हुए कहा, लेकिन वू शिन्यांग ने उसे पकड़ लिया। उसका दिल तुरंत धड़कना बंद हो गया, यह सोचकर कि इस युवती के दिमाग में अब कौन सा अजीब विचार आया है। वह अवचेतन रूप से दूर हटना चाहता था, लेकिन वू शिन्यांग ने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। वैसे भी अभी मेरे पास करने के लिए कुछ जरूरी काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस ताइक्वांडो जिम में चलूंगी। मैंने एक दो तरकीबें भी सीख ली हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि वे क्या सिखाते हैं। वू शिन्यांग ने नाक सिकोड़ी और जो क्यूई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना आगे बढ़ गई। जो क्यूई ने तुरंत एक कड़वी मुस्कान दी। उसके पास इस युवती से निपटने का कोई उपाय नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिलहाल वगो ग्रुप का कर्मचारी था। अगर उसने इस युवती को नाराज किया, तो उसे मिलने वाले लाखों रुपए हाथ से निकल सकते थे। वह पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अध्याय 48। एक तलवार ताइक्वांडो जिम। वो शिन्यांग की बातें सुनकर जो क्यूई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने वू शिन्यांग से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं की थी, न ही उसने उसकी बातचीत सुनने की। वू शिन्यांग को अपने साथ चलने की तैयारी करते देख जो क्यूई थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वो मिस वू, क्या आप सचमुच मेरे साथ आ रही हैं? जो क्यूई ने हिचकिचाते हुए पूछा। वैसे भी अभी मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मौज मस्ती करने का यह अच्छा मौका है। मैं आपको पहले ही बता दूं, हालांकि मैं आपको हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास विदेश से ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। ज्यादातर लोग मेरे सामने टिक नहीं पाते। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि आपको ताइक्वांडो की बुनियादी जानकारी है, लेकिन क्या आप वाकई वहां परेशानी पैदा करने नहीं जा रहे हैं? जो क्यूई ने झिझकते हुए अपनी नाक को छुआ। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जाहिर है, उसे पता था कि वू शिन्यांग को ताइक्वांडो का अच्छा ज्ञान है,
उसकी चलने की मुद्रा से ही यह स्पष्ट हो गया था। लेकिन उसके उत्तेजित चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई मुसीबत खड़ी करने वाली है। अगर मैं परेशानी खड़ी करने जा रहा हूं तो क्या हुआ? वो शिन्यांग ने नाक सिकोड़ी और उत्तेजित होकर आगे बढ़ी। मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। जो ऊंची पहले से ही वुगो ग्रुप में काम कर रहा है, फिर भी लड़कियां उसे नौकरी के प्रस्ताव दे रही हैं। नौकरी के प्रस्ताव देना एक बात है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वह नियमित कोच बन जाएगा। यहाँ की उसकी तनख्वाह के मुकाबले यह तनख्वाह कैसी होगी? इसके अलावा एक और कारण था, वह उस महिला के बारे में बहुत उत्सुक थी। वह यह देखना चाहती थी कि किस तरह की महिला जो क्यूई को इतना मोहित कर सकती है। आपने गलत समझा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मिस वू, कृपया बाद में थोड़ा रहम करें और ज्यादा हंगामा न करें। अगर यह बात पूरे शहर में फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हारी एक बेटी भी है, फिर भी तुम इन मोहक औरतों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। वो शिन्यांग ने उपहास करते हुए उससे सीधे बात करना बंद कर दिया। वह दृढ़ निश्चयी थी कि यदि दूसरे पक्ष को यह पता चल जाए कि जो क्यूई की पहले से ही पत्नी और बच्चा है और फिर भी वह उसे बहकाने की कोशिश करे, तो वह जो क्यूई की पत्नी की ओर से उस व्यक्ति को अवश्य ही सबक सिखाएगी। वह इतनी आवेगशील क्यों थी, इस बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। जो कि अब वाकई एक मुश्किल स्थिति में था। वह वो शिन्यांग के स्वभाव को भली भांति जानता था। एक आम राजकुमारी की तरह, दूसरी पीढ़ी के धनी बच्चों की तरह, ये धनी युवतियां और भी अधिक अभिमानी थीं। एक बार जब उनका गुस्सा भड़क उठता, तो सम्राट भी उन्हें रोक नहीं पाता था। इसके अलावा सुबेई में वू झेंगगुओ के रुतबे के कारण वो शिन्यांग और भी अधिक लाड़ प्यार से पली बड़ी और दबंग बन गई थी। छोड़ो इसे, अगर वह जाना चाहती है तो ठीक है। मेरे वहां होने से वह ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगी। चूंकि मामला पहले ही घट चुका था और अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए जो क्यूई ने वो शिन्यांग को अपनी मर्जी करने दी। वह भूमिगत पार्किंग में गया, ऑडी में बैठा और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे शियाओ युकियान के इरादे पूरी तरह से पता नहीं थे, लेकिन जो क्यूई को उसके 7-8 हिस्सों का अंदाजा था। इसका संबंध मार्शल आर्ट के क्षेत्र से ही होना चाहिए। जो ऊंची को वेतन की चिंता नहीं थी, बल्कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर की चिंता थी। लेकिन जो बात जो ऊंची को और भी मजेदार लगी, वह यह थी कि पहले से ही बेहद खूबसूरत वो शिन्यांग कार में अपना मेकअप दोबारा करने लगी। हालांकि यह बहुत ज्यादा दिखावटी नहीं था, लेकिन यह साफ था कि उसने इस पर काफी सोच विचार किया था। जो ऊंची के लिए यह ऐसा था जैसे वह अपने बॉयफ्रेंड की पूर्व प्रेमिका से मिल रही हो, एक बेहद अजीबोगरीब स्थिति। यात्रा खामोशी भरी रही और जो क्यूई जल्द ही तय स्थान पर पहुंच गया। इस ताइक्वांडो जिम का नाम काफी दिलचस्प था, एक तलवार ताइक्वांडो जिम, जो ऊंची की कल्पना में मौजूद ताइक्वांडो जिमों से बिल्कुल अलग था। इस दौरान अपने शोध से उन्होंने ताइक्वांडो के बारे में काफी कुछ सीखा था। हालांकि उन्हें पता था कि इसकी उत्पत्ति पड़ोसी देश स्मिडा से हुई है, लेकिन इतिहास का गहन अध्ययन करने पर पता चला कि उन्होंने इसे हुआशिया से भी सीखा था। यह ताइक्वांडो जिम वाकई बहुत प्रभावशाली था। यह किसी शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं था, बल्कि एक छोटे से व्यावसायिक भूखंड पर बना था और उन्होंने खुद ही इसका जीर्णोद्धार किया था। इस ताइक्वांडो जिम को देखकर वू शिन्यांग भी दंग रह गया। तो ये ताइक्वांडो जिम है? लगता है तुम्हारे दोस्त में आखिरकार कुछ काबिलियत तो है ही। अरे, आपका क्या मतलब है? क्या इस जगह का कोई गहरा इतिहास है, या इसके बारे में कुछ अज्ञात है? यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है जितना आप सोच रहे हैं। बस इस जगह में कुछ खास बात है। मैंने अपनी कुछ सहेलियों को मुलाकातों के दौरान इसका जिक्र करते सुना है। उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ बेहद आकर्षक SMIDA कोच हैं और उनका कौशल स्तर भी बहुत ऊंचा है। कई बार जब दूसरे मार्शल आर्ट जिम उन्हें चुनौती देने आए, तो उन्होंने आसानी से उन्हें हरा दिया। अच्छा ऐसा है? जोऊकी ने सिर हिलाया। आखिरकार, विश्वविद्यालय में उनका मुख्य विषय अर्थशास्त्र था, इसलिए उन्हें विपणन की थोड़ी बहुत समझ तो थी ही। हाल के वर्षों में हुआशिया में SMIDA के नाटक बहुत लोकप्रिय हुए हैं, और कई आकर्षक दिखने वाले आइडल समूहों की लगातार उपस्थिति ने कई युवा लड़कियों को आकर्षित किया है। SMIDA की इस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कुछ आकर्षक पुरुष प्रशिक्षकों को शामिल करने से निश्चित रूप से सनसनी फैल जाएगी। रिसेप्शन पर पहुंचकर अपना उद्देश्य बताने पर जो क्यूई और वू शिन्यांग को तुरंत ऊपर VIP क्षेत्र में ले जाया गया। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, पूरी इमारत को अलग अलग ग्राहक समूहों की जरूरतों के हिसाब से कई मंजिलों में बांट दिया गया। बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग हिस्से थे। सबसे ऊपरी मंजिल स्वाभाविक रूप से सबसे धनी ग्राहकों के लिए थी, जो उनके मुख्य ग्राहक थे। यहाँ कई लोग सालाना लाखों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन कभी कभार ही आते हैं। वे यहाँ सामाजिक मेलजोल के लिए आते हैं। शायद कुछ धनी महिलाएं भी आकर्षक पुरुष कोचों के साथ कुछ निजी मामलों के लिए आती हैं। जो क्यूई, मैं यहाँ हूँ। जब जियाओ युकियान ने जो क्यूई को आते देखा, तो उसने पहले आश्चर्य से अपना हाथ हिलाया, फिर उसके बगल में वू शिन्यांग को देखा और तुरंत स्तब्ध रह गई। शाओ युकियान की सुरक्षा कंपनी के कई ग्राहक समाज के उच्च वर्गों से थे।
हालांकि वर्तमान में वगुओ ग्रुप के साथ कोई सहयोग नहीं था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इतनी प्रतिष्ठित कंपनी के बारे में व्यापक पृष्ठभूमि अनुसंधान किया था। उदाहरण के लिए, जैसे ही वू शिन्यांग का नाम सामने आया, शाओ युकियान के मन में उनके बारे में ढेर सारी जानकारी तुरंत उभर आई। हाय, जो क्यूई ने अजीब तरह से हाथ हिलाया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि शियाओ युकियान ने भी ताइक्वांडो की वर्दी पहन ली थी। उसे आमतौर पर साधारण कपड़ों में देखने के बाद अब उसे इस वीर प्रशिक्षण पोशाक में देखकर एक अलग ही भाव उत्पन्न हुआ। ऐसा लग रहा था मानो एक शांत स्वभाव की युवती अचानक युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम हो गई हो, जिससे मन में विरोधाभासी भावनाएं उमड़ रही थीं। क्या यह तुम्हारी दोस्त है? वू शिन्यांग के चेहरे पर वही घमंडी भाव था। उसने शियाओ युकियान की ओर इशारा करते हुए जो क्यूई से पूछा। जी हाँ, चलिए मैं आप दोनों का परिचय कराता हूँ। ये हैं शियाओ युकियान, लोंगहुआ सिक्योरिटी कंपनी में प्रशिक्षक। शियाओ युकियान, ये हैं। जो क्यूई के अपनी बात पूरी करने से पहले ही शियाओ युकियान ने मुस्कुराते हुए बीच में टोकते हुए कहा, मैंने उनके बारे में सुना है। ये वुगुओ ग्रुप की बेटी मिस वू शिन्यांग ही होंगी, है ना? नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी कंपनी ने एक बार आपकी प्रतिष्ठित कंपनी के लिए एक सुरक्षा परियोजना पर काम किया था और सहयोग बहुत सुखद रहा। हम भविष्य में भी आपके साथ सहयोग करने की आशा करते हैं। ओह, तो आप लोंगहुआ से हैं? शाओ युकियान की पृष्ठभूमि के बारे में सुनकर वू शिन्यांग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। वह कोई बेकार सुंदर चेहरा नहीं थी। लोंगहुआ सिक्योरिटी कंपनी की पूरे हुआशिया में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। यह जानते हुए कि इस कंपनी में शामिल होने वाले लोगों के पास आमतौर पर कुछ वास्तविक कौशल होते हैं, वह समझ गई कि शाओ युकियान कोई साधारण लड़की नहीं थी। तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जो क्यूई ने काफी देर तक सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने अचानक यह वाक्य बोल दिया। वहां उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था, मानो सचमुच उसकी पूर्व प्रेमिका और वर्तमान प्रेमिका की मुलाकात हो रही हो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी बीच में फंसे होने से उसे बहुत असहजता हो रही थी। उसने कई बार विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन दोनों महिलाओं का दबदबा इतना गहरा था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जो क्यूई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिस वू शिन्यांग को जानते होगे। लगता है तुम्हें नौकरी दिलाने का मेरा प्रस्ताव थोड़ा जल्दबाजी भरा था। शियाओ युकियान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो, तो मेरी दोस्त से मिलना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट की कला उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह काफी यात्रा कर चुकी है और जानकार है। तुम दोनों को विचारों का आदान प्रदान करने से कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। मैं यही सोचकर आई थी। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कृपया मेरा परिचय कराए। ठीक है, तुम दोनों अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। उसने अभी कहा था कि वह जल्द ही आ जाएगी। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि वह कहाँ है। जियाओ युकियान ने जो क्यूई और वू शिन्यांग को वीआईपी प्रशिक्षण कक्ष के बगल वाले लाउंज में ले जाते हुए कहा और फिर जाने का बहाना ढूंढ लिया। वू शिन्यांग कुर्सी पर नहीं बैठी, बल्कि प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गईं और लोगों को व्यायाम करते हुए देखने लगीं। वीआईपी सेक्शन में प्रवेश पाने वाले वे लोग थे जिन्होंने अच्छी खासी वार्षिक फीस अदा की थी। जाहिर है, ऐसी फीस देने में सक्षम लोगों में से अधिकतर मध्यम आयु वर्ग के थे। उन्हें आलस में एक साथ बैठकर चाय पीते देख वू शिन्यांग तुरंत चिढ़ गया। ये तो बस कुछ कमजोर लोग हैं, जो मार्शल आर्ट के गहन सार को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ओह, क्या आपको इस बारे में कोई गहरी जानकारी है? जो क्यूई, जिसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, उससे बातचीत करने लगी। हालांकि ताइक्वांडो में कोई गहन मार्शल आर्ट का सार नहीं है, फिर भी यह हमारे हुआशिया परिवार से विरासत में मिली एक परंपरा है। इसमें हमारे पूर्वजों की भावना समाहित है और इन लोगों ने मुझे सचमुच निराश किया है। जी हाँ, ताइक्वांडो की उत्पत्ति हमारे हुआशिया के तांग शौ से हुई है। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ बहुत से लोग यह नहीं जानते। अक्सर वे यहाँ दोस्त बनाने आते हैं। शायद व्यावसायिक दोस्त, शायद शारीरिक संबंध, कौन जाने। तुम बातों को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हो और भले ही तुम्हारे शब्द अटपटे हों, उनका अर्थ स्पष्ट है। वू शिन्यांग ने अपना सिर झुकाया, फिर अचानक मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। जो ची, मुझे पता है कि तुम्हारा कुंग-फू उत्कृष्ट है, लेकिन मैंने तुम्हें ताइक्वांडो का अभ्यास करते हुए नहीं देखा है। क्या तुम इससे परिचित हो? अगर तुम्हें कुछ दांव पेच आते हैं, तो क्यों ना हम अपनी वर्दी पहनकर एक मैच खेलें? क्या हम प्रतिस्पर्धा करते हैं? जो क्यूई थोड़ा चौंक गया, फिर मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं, रहने दो। मुक्कों और लातों में आंखें नहीं होती। अगर गलती से तुम्हें चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा। जब तक तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाते, तब तक सब ठीक है ना? क्या हुआ? क्या तुम डरे हुए हो? हाँ, मुझे डर लग रहा है। जोऊची ने अंगड़ाई ली, सीधे जमीन पर बैठ गई और जम्हाई लेते हुए बोली, तुम एक अमीर परिवार से हो, और तुम्हारे पिता प्रतिष्ठित वुगो ग्रुप के मालिक हैं। अगर मैंने गलती से भी तुम्हें चोट पहुंचा दी, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करूंगी।
अगर तुम खेलना चाहते हो तो खुद जाकर खेल लो। तुम। वुशिन्यांग गुस्से से आग बबूला हो गई और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आकर्षक पुरुष कोच उसके पास आ गया। ओह, मैं आपकी इस भावना से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता, महोदय। उसने अपना सिर झटकते हुए खुद को सबसे आकर्षक मुद्रा में खड़ा किया। ताइक्वांडो की भावना है कभी हार न मानना। चुनौतियों का सामना करो और उनसे पार पाओ। इस युवती ने पहले ही युद्ध का निमंत्रण दे दिया है। भले ही तुम ताइक्वांडो की भावना का उल्लंघन नहीं करना चाहते, फिर भी तुम्हें युद्ध के मैदान में उतरना होगा। वू शिन्यांग ने कुछ नहीं कहा, बस एक शरारती मुस्कान के साथ जो क्यूई की ओर देखा। आपने क्या कहा? माफ कीजिए, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। क्योंकि पुरुष कोच सीधे एसेमाइडीय देश से आया हुआ प्रतीत होता था, इसलिए उसकी चीनी भाषा बहुत मानक नहीं थी और उसमें उच्चारण का अंतर था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था कि उसे समझना बिल्कुल असंभव हो। जो क्यूई का ऐसा कहना जानबूझकर मुश्किल पैदा करना था। अध्याय 49, ताइक्वांडो मास्टर वू जिन्यांग। हालांकि यह स्पष्ट था कि कोच को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था। आखिरकार एक विदेशी देश में होने के कारण वह इस तरह के ताने सुनने के आदी थे। हालांकि उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें गुस्सा भी नहीं आता था, क्योंकि आमतौर पर जो भी उनसे इस तरह बात करता था, उसका अंजाम एक ही होता था, उनसे हारना और महिलाओं के सामने बेइज्जती होना। हे महोदय, मुझे लगता है आपकी सुनने की क्षमता कुछ खास अच्छी नहीं है। मेरी चीनी भाषा आपके देश के स्तर की परीक्षा में पास हो गई है, और मेरे किसी भी छात्र ने कभी मुझसे इस बारे में सवाल नहीं किया। क्या यह आपकी अपनी समस्या है? ताइक्वांडो कोच ने जो क्यूई की ओर मुस्कुराते हुए देखा, मानो वह हानिरहित दिख रहा हो। जोऊकी ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। उसने कोच के कुछ हद तक नाजुक न्याय नक्श देखे, पुरुष होते हुए भी वह काफी आकर्षक थे। उनकी भौहें साफ सुथरी थीं और उनके बाल करीने से संवारे हुए थे। आसपास की कई छात्राओं की प्रशंसा भरी निगाहों को देखते हुए जोऊकी समझ गए कि वही यहाँ के स्टार हैं। ओह, अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है। जोऊची ने अंगड़ाई ली और उदासीनता से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने न केवल हुआशिया से मार्शल आर्ट अच्छी तरह से सीखी है, बल्कि भाषा भी इतनी अच्छी तरह से सीख ली है। मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम्हारी तथाकथित मार्शल स्पिरिट हमारे हुआशिया की स्पिरिट को संदर्भित करती है, या तुम्हारे स्मेकटा देश की स्पिरिट को? क्या दोनों में कोई अंतर है? ताइक्वांडो कोच को पहले से ही थोड़ी नाराजगी महसूस हो रही थी। उन्हें जोऊची के शब्दों की इतनी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बेशक फर्क है, जोऊची दीवार से टिककर उस पर एक नजर डालते हुए बोली, हमारे हुआशिया की युद्ध कला विशाल और गहन है, गहरी और व्यापक है, जो हमारे 5000 साल के इतिहास में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तुम्हारी क्या है? बस एक किमची जैसा स्वाद। कृपया यहाँ आकर मुझे ये सब बकवास मत सुनाओ। जाओ, दूसरी नाबालिग लड़कियों को बेवकूफ बनाओ। ताइक्वांडो कोच की अच्छी परवरिश के बावजूद अब वह गुस्से से लाल हो रहा था। दूसरी ओर वू शिन्यांग मजे से यह सब देख रही थी, मानो वह दोनों को लड़ते हुए देखना चाहती हो। लेकिन उसे इस बात से थोड़ी नाराजगी थी कि जोऊची ने उसकी लड़ने की योजना में बाधा डाली थी। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। ताइक्वांडो कोच ने दांत पीसते हुए जोऊची को घूरते हुए कहा, क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? हमारे दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जैसे ही उसने यह कहा, आसपास के सभी छात्र तुरंत चौकन्ने हो गए और सबका ध्यान उस दृश्य की ओर मुड़ गया। उनमें से अधिकतर उद्यमी और कंपनी के अधिकारी थे। खुशिया की भावना की बात करें तो उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी तो बस इस बात में थी कि एक शानदार शो शुरू होने वाला था। केवल कुछ छात्राएं ही नाराज हुईं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आगे बढ़ीं। कोच वुडोंगजे, उनके स्तर तक मत गिरिए। कई महिलाएं पास आईं, उनमें से एक ने जो क्यूई पर व्यंग्य भरी नजर डालते हुए कहा, देखो उनके कपड़े कितने फटे पुराने हैं, लगता है वो सुरक्षा गार्ड के इंटरव्यू के लिए आए हैं। उनसे क्यों मतलब है? मुझे अभी कुछ मूव समझ नहीं आए, आप उन्हें फिर से करके दिखाए। आप किस कंपनी से हैं? वू शिन्यांग ने उन पर एक हल्की सी नजर डाली, उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें काफी गंभीरता झलक रही थी। मैं गाओ लिली हूँ, टाइम्स जियाहुआ की उपाध्यक्ष। आप कौन हैं? गाओ लिली, वू शिन्यांग को पहचानती हुई नहीं लग रही थी। वह उसे ध्यान से घूर रही थी, मानो कोई जंगली बैल उसे बचाने के लिए बेताब हो। ओह, टाइम्स जियाहुआ। वू शिन्यांग ने सिर हिलाया और लापरवाही से अपना फोन निकालकर चैट बॉक्स में कुछ टाइप किया, क्या आपके बॉस का नाम हुआंग झेंग्यू है? वो जवान नहीं है, फिर भी लोगों को परखने में इतने बुरे हैं कि ऐसी विदेशी प्रेमी महिला अधिकारी को नौकरी पर रख लिया। खैर, मुझे नहीं लगता कि आपको काम जारी रखने की जरूरत है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो आपको 5 मिनट के भीतर बर्खास्तगी का नोटिस मिल जाएगा। छोड़ो भी, मिस वू, किसी को इतना परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है।
जोऊची ने हाथ हिलाते हुए वू डोंगजे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप प्रतियोगिता के लिए इतने उत्सुक हैं, तो पहले इस खूबसूरत खिलाड़ी के साथ अभ्यास क्यों नहीं कर लेते। यह युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी है, बेहद ताकतवर है और इसे प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहे हैं। क्यों ना आप दोनों साथ में अभ्यास करें। वह वो डोंगजे थोड़ा चौंक गया। उसकी आवाज के लहजे से उसे अंदाजा हो गया था कि वह ऊंचे ओहदे की महिला है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, मानो वह सोच रहा हो कि इस धनी व्यक्ति के करीब कैसे आया जाए। वो शिन्यांग को पता नहीं क्यों, लेकिन जब जोऊ क्यूई ने उसे अपना फोन नीचे रखने के लिए कहा, तो उसने आज्ञाकारी रूप से ऐसा किया। उसने आधी मुस्कान के साथ वो डोंगजे की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे नीचा समझते हो। नहीं, नहीं, मैं मिस वू को कैसे नीचा देख सकता हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं, वो डोंगजे ने कहा और फिर चटाई के बीचों बीच जाकर गंभीर मुद्रा बना ली। हालांकि अभी अभी वह एक जिगोलो की तरह दिख रहा था, लेकिन जब उसने वास्तव में अपनी मुद्रा धारण की, तो वह बिल्कुल उसी तरह लग रहा था। जोऊ क्यूई ने मन ही मन सिर हिलाया और उसे समझ आ गया कि हुआशिया में स्मेकटा के उत्पाद इतने लोकप्रिय क्यों हैं। वू शिन्यांग ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि ताइक्वांडो की वर्दी भी नहीं पहनी। उसने बस अपने जूते उतारे और चलकर वहां पहुंच गई। इसी क्षण जियाओ युकियान भी अपनी महिला बॉस के साथ वहां आ गईं और ठीक उसी समय यह दृश्य देखने के लिए वहां पहुंची। महिला बॉस बेहद सजी धजी थी, उनके चेहरे की बनावट कोमल थी और कद लंबा और पतला था। ऑल यूनिफॉर्म में उनके सुडौल शरीर की बनावट बेहद आकर्षक थी, जिसे देखकर जो क्यूई ने एक पल के लिए उन्हें फिर से देखा। उन्होंने कछुआ रंग के चश्मे पहने थे और उनके चेहरे पर चंचल भाव थे। शाओ युकियान, तुमने जिसका जिक्र किया, क्या वो वू शिन्यांग है। महिला बॉस ने वू शिन्यांग की पहचान स्पष्ट रूप से कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो बस एक विकृत मानसिकता वाला आदमी है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे बिगड़ गया। क्या मुझे जाकर झगड़ा सुलझाना चाहिए। अगर किसी को चोट लग जाए और शांति भंग हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। इस समय जियाओ युकियान भी इस बात को लेकर बहुत असमंजस में थी कि ये दोनों एक साथ कैसे आ गए। महिला बॉस ने सिर हिलाया और दिलचस्पी से चटाई के बीचों बीच देखने लगी। उसके जैसी सभ्य महिला को शायद ही कोई ऐसी चीज पसंद आए जो उंगलियों पर गिनी जा सके। श्रीमती, मैं हमला करने जा रहा हूँ। सावधान रहिए। वो डोंगजे दहाड़ते हुए अचानक उछल पड़ा और सीधा मुक्का मारा। वो शिन्यांग पूरी तरह तैयार थी, फुर्ती से हमले से बचते हुए उसने वू डोंगजे के सिर पर जोरदार वार किया। वू डोंगजे ने इतनी आसानी से उसके वार से बचने की उम्मीद नहीं की थी, और पल भर में उसे अपने सिर पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने सहज ही ऊपर की ओर वार रोक दिया। वू शिन्यांग ने ठंडी मुस्कान के साथ लगातार फ्रंट किक, राउंड हाउस किक, साइड किक और पुश किक बरसाए। वो डोंगजे बुरी तरह पसीने से तरबतर था, केवल बचाव की मुद्रा में था, प्रभावी जवाबी हमला करने में असमर्थ था। वो शिन्यांग का आक्रमण और भी तीव्र और भयंकर होता गया। अचानक उसे एक मौका मिल गया। वो डोंगजे की आंखें चमक उठीं और वह उछलकर स्पिनिंग किक मारने लगा। जो क्यूई ने हल्की सी आह भरी, क्योंकि वह जानता था कि वो डोंगजे हार गया है। यह दुश्मन को और गहराई तक ले जाने की वू शिन्यांग की तकनीक थी। जैसे ही वो डोंगजे उछला, वो शिन्यांग तुरंत आगे बढ़ी और कमल की तरह अपने हाथ फैला दिए। जैसे ही उसके हाथ वो डोंगजे को छूने वाले थे, उसने आखिरी क्षण में अपनी चाल बदल दी, जैसे कोई सांप अपनी जीभ फड़फड़ाता है, और वो डोंगजे की छाती पर प्रहार किया। आह! वो डोंगजे दहाड़ा, उसका चेहरा लाल हो गया, वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटा और अंत में रुक गया। सभी लोग अविश्वास से वो शिन्यांग को देख रहे थे, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस लाडली प्यार से पली बड़ी युवती में इतनी ताकत है। कहावत है ना, बाहरी लोग रोमांच देखते हैं, जबकि अंदरूनी लोग तकनीक पर ध्यान देते हैं। जोऊची और महिला बॉस तुरंत समझ गए कि वो शिन्यांग का अंतिम दांव ताइक्वांडो नहीं था। सांप का रूप। जोऊ क्यूई का दिल कांप उठा। इस दौरान वह हुआशिया की राष्ट्रीय मार्शल आर्ट का अध्ययन कर रहा था और जानता था कि यह शिंगई क्वान की एक चाल है। वो शिन्यांग को वास्तविक युद्ध में इसका प्रयोग करते देख वह आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। यद्यपि हुआशिया की राष्ट्रीय मार्शल आर्ट के नाम स्पिरिट गॉड दायरे में मार्शल आर्ट के स्तरों से मिलते जुलते थे, लेकिन वास्तविक मार्शल आर्ट की प्रक्रियाएं पूरी तरह से भिन्न थीं। यह कहा जा सकता है कि जोऊची ने पहली बार वास्तविक युद्ध में राष्ट्रीय मार्शल आर्ट देखी थी। तुमने सच में इसे पहचान लिया। वो शिन्यांग ने भी थोड़ा आश्चर्यचकित होकर जो क्यूई की ओर देखा। दिलचस्प, मुझे आपसे इतनी गोपनीयता की उम्मीद नहीं थी। जो क्यूई ने रुचि से सिर हिलाया, फिर अचानक आह भरी। तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो। वो शिन्यांग ने जो क्यूई की ओर हैरानी से देखा। कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आज ये नहीं पहनना चाहिए। जो क्यूई ने आह भरते हुए कहा, महिलाओं की पतलून और छोटा सूट पहने हो, स्कर्ट क्यों नहीं पहनी। अभी अभी तुमने कुछ ऊंची लातों का वार किया, अगर स्कर्ट पहनी होती तो वो दृश्य कितना जीवंत होता। कितना अफसोस है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छेड़छाड़ करने की।
वुशिन्यांग का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जो क्यूई को मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। तभी वो डोंगजे उठ खड़ा हुआ, दांत पीसते हुए वुशिन्यांग को घूरते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा आखिरी दांव ताइक्वांडो नहीं था। अगर हिम्मत है तो मुझसे फिर से ताइक्वांडो में लड़ो। वो डोंगजे को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि जब से वह हारा है, आसपास के छात्र कुछ फुसफुसा रहे हैं। वो डोंगजे, परेशान मत हो। तभी 30 वर्ष का एक व्यक्ति वहां आया। वह हट्टा कट्टा और गंभीर दिखने वाला था। हालांकि वह वो डोंगजे जितना सुंदर नहीं था, लेकिन एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वह निश्चित रूप से एक ताकतवर व्यक्ति है। उसके कदम स्थिर थे और उसकी निगाहें तेज थीं, जिससे वू शिन्यांग भी भौहें चढ़ा बैठी, मानो वह जानती हो कि वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। मिस, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अभी अभी आपका आखिरी दांव हुआशिया मार्शल आर्ट होना चाहिए था, है ना? क्या तुम मुझे भी निर्देश देने आए हो? वो शिन्यांग स्थिर खड़ी रही और उसे सावधानी से देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी शारीरिक हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह वू डोंगजे का बदला लेना चाहता था और उसकी ताकत भी काफी थी। तभी जो क्यूई उठ खड़ा हुआ और आलस से वो शिन्यांग को अपने पीछे खींचते हुए बोला, तुम इस व्यक्ति के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। वो शिन्यांग थोड़ी अनिच्छुक लग रही थी, फिर भी जिद पर अड़ी हुई थी और रिंग में उतरने के लिए उत्सुक थी। अगर तुम हार जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे सामने तुम्हें चोट लगती है, तो मेरा अनुमान है कि मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। यह सुनकर वू शिन्यांग को उसका मतलब समझ आ गया। बगुओ समूह की सम्मानित पुत्री होने के नाते अगर जोऊची के साथ रहते हुए उसे कुछ हो जाता, तो जोऊची की हालत शायद अच्छी नहीं होती। वह जानती थी कि जोऊची चाहे कितना भी शक्तिशाली हो या उसके मुके और पैर कितने भी मजबूत हों, गोलियों का वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसने जोऊची की तरफ देखा, नाक सिकोड़ी और डोजो के पास बैठते हुए बोली, अगर तुम हार गए, तो मुझे अपने पिता के दखल की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बदला लूंगी। अगर तुम हार गए, तो तुम्हारी मौत पक्की है। ओह, क्या तुम उसके लिए लड़ोगे? कोच सहज भाव से खड़े थे और अभी भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित चीनी भाषा में बोल रहे थे। हालांकि बाहरी तौर पर वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार जो क्यूई पर टिकी हुई थीं, मानो कोई जहरीला सांप हो। दरअसल, आपने अभी अभी गलत कहा। उसने जो प्रदर्शन किया वह हुआशिया मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मार्शल आर्ट था। मार्शल आर्ट प्रदर्शन के लिए होते हैं, जबकि राष्ट्रीय मार्शल आर्ट नहीं। जो क्यूई ने गहरी सांस ली और सीधे कोच की आंखों में देखा। कोच ने भौहें चढ़ाते हुए उपहासपूर्वक कहा, तो फिर राष्ट्रीय मार्शल आर्ट क्या है? प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल हत्या के लिए। जैसे ही जोऊची ने ये 6 शब्द कहे, तुरंत ही एक भयावह माहौल छा गया। महिला बॉस, जिसे जोऊची से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उसकी आंखें ये शब्द सुनकर चमक उठीं। उसकी नजर भी जोऊची की ओर बदल गई और उसने रुचि से सिर हिलाया। यह जो क्यूई, मुझे आश्चर्य होता है कि उसने इतनी शानदार बातें कहना कब सीखा। शाओ युकियान की छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, और वू शिन्यांग के साथ उसका रिश्ता असामान्य और बहुत ही स्पष्ट लगता है। आगे आए इस कोच के प्रति जियाओ युकियान की गहरी छाप थी। जब वह पहली बार इस ताइक्वांडो जिम में आई थी, तब उसने उनके साथ अभ्यास किया था। वह जिम के संरक्षक देवता थे, चुनौती देने आने वाले किसी भी व्यक्ति से निपटने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जियाओ युकियान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वू शिन्यांग के लिए प्रकट होंगे। या शायद उसे पहले से ही आभास हो गया था कि इस बार निशाना जो क्यूई पर होगा। अध्याय 50, उत्तरी जियांगसू में राष्ट्रीय मार्शल आर्ट सकल। नमस्कार, मेरा नाम पेई यंगजुन है। आपका नाम क्या है? पेई यंगजुन को जोऊची से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार, वह इस ताइक्वांडो डोजो के उस्ताद थे और वास्तविक युद्ध में उनके लंबे अनुभव ने उनके युद्ध कौशल को उस स्तर तक निखार दिया था जिस पर उन्हें स्वाभाविक रूप से भरोसा था। यह आत्मविश्वास लगातार मिली सफलताओं के इतिहास पर आधारित था। यहाँ कई अयोग्य प्रशिक्षक हो सकते हैं, लेकिन वह सबसे शक्तिशाली थे। तुम मेरा नाम जानने के भी लायक नहीं हो। जोऊची ने अपनी नाक रगड़ी, पलकें थोड़ी झुकी हुई थी, वह उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तुम तो एक औरत को भी चुनौती देना चाहते हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे देश की सीमा क्या है। ठीक है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ाऊंगी। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। कहावत है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तो एक वाक्य भी काफी होता है। पेई यंगजुन ने ठंडी सांस ली और अचानक आगे बढ़ा। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, लोगों को लगा कि डोजो का फर्श हल्का सा कांप रहा है। पलक झपकते ही वह जोऊची के सामने था, हवा में ऊंचा उछला और जोऊची की ओर एक शानदार स्पिनिंग किक मारी। जो क्यूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मानो इस व्यक्ति ने वास्तव में उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया हो। हालांकि, उसने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि केवल वार को रोककर और चकमा देकर बचाव किया। वह काफी समय से गुंडों और बदमाशों से लड़ता आ रहा था, और अचानक किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हो, चाहे वह ताइक्वांडो हो या नहीं, उसमें जिज्ञासा जाग उठी।
स्पिरिट गॉड दायरे से मिली अपनी शिक्षा के बल पर उसे पेई यंगजुन की दिनचर्या समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। हम काय हुआशिया आदमी बस चकमा देना जानता है। क्या तू बंदर है? पेई यंगजुन भी इस क्षण थोड़ा हैरान था। उसने पहले सोचा था कि वह जोऊची को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक जोऊची को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। वह समझ सकता था कि जोऊची में कुछ बुनियादी कौशल तो हैं, लेकिन जोऊची जितना अधिक अपनी शक्ति छिपा रहा था, पेई यंगजुन को उतना ही बुरा आभास हो रहा था। स्मेडा और आइलैंडर्स, मुझे आप लोगों में यही बात नापसंद है। जो क्यूई ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। तुम स्मेडा लोग कोई चाल चलने से पहले हमेशा शब्दों से विरोधी को उकसाते हो और फिर उसकी कमजोरी उजागर होने का इंतजार करते हो, उसके बाद जोरदार प्रहार करते हो। ऐसी चालें सचमुच घृणित हैं। ओह, द्वीपवासी आमतौर पर कैसे होते हैं? वो शिन्यांग को दिलचस्पी हुई और उसने नीचे से जल्दी से पूछा। द्वीपवासी तो और भी घिनौने हैं। जोऊची ने निडर होकर पेई यंगजुन का सामना किया और सशक्त शब्दों में कहा, वे आमतौर पर प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट की कमियों को उजागर करना पसंद करते हैं, पहले उसकी उत्पत्ति का पता लगाकर। वे प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को उजागर करके उसके हौसले को तोड़ते हैं और फिर आक्रामक हमला करते हैं। उनके इरादे दुर्भावनापूर्ण और वास्तव में घृणित हैं। जोऊची को इतनी मार्शल आर्ट की जानकारी कब से हो गई? यह सुनकर शियाओ युकियान चौंक गई, क्योंकि उसे साफ याद था कि पिछली बार जब उसने जोऊची को देखा था तो वह बिल्कुल अनजान था। अब वह न केवल वो शिन्यांग की चाल के स्रोत को पहचान गया, बल्कि स्मेडा और द्वीपवासियों के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उन्हें अच्छी तरह जानता हो, जो बहुत अजीब था। ऐश, तुम मुझे अपनी आंखों में भी नहीं डालते। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पेई यंगजुन का सब्र टूट चुका था। जोऊची की घोर उपेक्षा ने उसे बेहद अपमानित महसूस कराया। उसने दांत भींचे और गुस्से में जोऊची पर झपटा। इस बार वह मानो जानलेवा हमला कर रहा था, तेंदुए की तरह जोऊची पर टूट पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि मानो आंख उसे देख ही ना पा रही हो। जियाओ युकियान, वू शिन्यांग और अन्य लोग तुरंत चौंक गए और सोचने लगे, यह तो बुरा है। इस पेई यंगजुन में अभी भी कुछ कौशल बाकी है। लेकिन जोऊची ने मानो बहुत पहले ही सब कुछ भांप लिया था, क्योंकि वह जानता था कि पेई यंगजुन ने उसके लिए एक घातक चाल तैयार रखी है। पेई यंगजुन को अंततः हमला करते देख जोऊची ने ठंडी सांस ली, न तो वार से बचा और न ही पीछे हटा। उसने एक अत्यंत विचित्र प्रारंभिक मुद्रा अपनाई। जब पेई यंगजुन उसके पास पहुंचने ही वाला था और हथेली से उसकी गर्दन पर वार करने की तैयारी कर रहा था, तभी जोऊची हट गया। उसने वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि हथेली के किनारे से किए गए प्रहार को अपनी ओर आने दिया। उसी समय उसका दाहिना हाथ एक भारी चक्की के पत्थर की तरह ऊपर उठा और उसने पेई यंगजुन के सिर को ऊपर से नीचे तक जोर से पकड़ लिया। यह वार भयंकर और निर्भीक था, मानो उसे यकीन था कि पेई यंगजुन उससे जान की बाजी लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पेई यंगजुन के हथेली के किनारे से किए गए प्रहार का सामना किया और जोरदार हमला किया। वह पागल है। जोऊची की चाल देखकर पेई यंगजुन का दिल कांप उठा। वह नहीं चाहता था कि जोऊची पर वार करते समय उसका सिर चकनाचूर हो जाए, इसलिए उसने सहज ही पीछे हट गया। उसने तुरंत हथेली से वार रोक लिया, दाईं ओर मुड़ा और एक लात मारी। जोऊची की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। वह जानता था कि पेई यंगजुन सहम गया है। पेई यंगजुन की गति पहले प्रबल थी, लेकिन अचानक क्षीण हो गई और वह कमजोर पड़ गया। फिर जोऊची के वार निरंतर जलप्रपात की तरह, गरजते पहाड़ और उग्र समुद्र की तरह प्रचंडता से बरसने लगे। पेई यंगजुन को दाईं ओर हटते देख जो क्यूई सीधे आगे बढ़ा और पलक झपकते ही पेई यंगजुन की साइड किक से बच गया। अचानक एक हाथ से उसने पेई यंगजुन का कॉलर पकड़ लिया। पेई यंगजुन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो क्यूई की गति और दृष्टि इतनी अद्भुत होगी। जैसे ही वह बचने ही वाला था, जो क्यूई ने अचानक उसे पकड़ लिया। एक शक्ति 10 कौशलों को पराजित कर सकती है, पूर्ण शक्ति सभी योजनाओं और चालों को भेद सकती है। पेई यंगजुन को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो और फिर उसकी छाती में तेज दर्द होने लगा। जोऊची ने उसे पकड़ते ही उसकी छाती पर कोहनी से जोरदार प्रहार किया। पफ! पेई यंगजुन ने तुरंत मुंह भर ताजा खून थूक दिया, उसका पूरा शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता कम नहीं हुई थी। वह झट से उठा और तेजी से पीछे हट गया। तभी एक और भी भयानक दृश्य सामने आया। जोऊची की चाल बेहद अनोखी थी और उसकी गति इतनी तेज थी कि पेई यंगजुन के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। पलक झपकते ही जोऊची उसके सामने था और एक विशाल चक्की के पत्थर की तरह उसका हाथ उसके चेहरे की ओर तेजी से बढ़ा। यह किस तरह की मार्शल आर्ट है? पेई यंगजुन चिल्लाया। वह जो क्यूई के शक्तिशाली वार के स्रोत से पूरी तरह अनजान था। आप इसे पाई गुपाम का एक प्रकार मान सकते हैं। जोऊची के शब्द समाप्त होते ही उसके विशाल हाथ पेई यंगजुन की ओर तेजी से बढ़े। पेई यंगजुन के पास बचने का समय नहीं था और वह केवल अपनी दोनों भुजाओं को अपनी छाती के सामने फैलाकर वार को रोक सका।
धड़ाम, हड्डियों के टूटने की आवाज सबने सुनी, और फिर पेई यंगजुन तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर कई बार लुढ़कने के बाद रुका। क्या कोच पेई यंगजुन बुरी तरह हार गए? शाओ युकियान अचानक खड़ी हो गई और अविश्वास भरी निगाहों से जोऊची को देखने लगी। उसे हुआशिया की राष्ट्रीय मार्शल आर्ट की कुछ जानकारी थी और उसने वरिष्ठों को पीगू पाम का इस्तेमाल करते देखा था। लेकिन जब जोऊची ने अपनी चालें चली, तो उसे बिल्कुल अलग अनुभव हुआ। वह इसे ठीक से बयान नहीं कर पा रही थी और अचानक उसकी इच्छा हुई कि काश जोऊची उसके परिवार के कुछ बुजुर्गों के साथ अभ्यास कर पाता। जो क्यूई, तुम्हारे पास अभी कितने रहस्य बाकी हैं? इस क्षण वू शिन्यांग भी गहरे सदमे में थी। वह स्वाभाविक रूप से पेई यंगजुन की ताकत को महसूस कर सकती थी। लेकिन जोऊची उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि उसकी ताकत कहीं अधिक न होती, तो वह तेज गति से चलते हुए पेई यंगजुन को सीधे पकड़ ना पाता। बेशक, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जोऊची के हाथ थे, जो चक्की के पत्थरों की तरह मजबूत थे। कोच पेई यंगजुन को ले जाओ और उन्हें अस्पताल भेज दो। इसी क्षण महिला बॉस ने आगे बढ़कर निर्देश दिए। वह सीधे जोऊची के पास गईं, मानो जिस व्यक्ति को उसने हराया था उससे उनका कोई लेना देना ही न हो, और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। नमस्कार, जोऊची। मैंने अक्सर शियाओ युकियान को आपके बारे में बात करते सुना है। मेरा नाम लिन यानरान है और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओह, आप यहाँ की बॉस हैं? जो क्यूई ने सिर हिलाया, मुस्कुराए और हाथ मिलाया। माफ कीजिएगा, मैंने अभी संयम नहीं रखा और लगता है मैंने आपको चोट पहुंचा दी। चिकित्सा खर्च, आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आइए, यह बात करने की जगह नहीं है। लिन यानरान ने मुस्कुराते हुए वू शिन्यांग की ओर देखते हुए कहा, सुश्री वू शिन्यांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज यहाँ होंगी। अगर आप व्यस्त नहीं हैं, तो मेरे चाय घर में क्यों नहीं आती? मेरे पास बेहतरीन जिनजुनमेई चाय है, मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगी। सब कहते हैं कि लिन यानरान बेहद खूबसूरत हैं, और आज उन्हें देखकर लगता है कि उनकी खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। वो शिन्यांग ने सिर हिलाया। लिन यानरान के हाथों से बनी चाय पीना तो लाजवाब है। पता नहीं सुइबेई में कितने मर्द मुझसे नफरत करेंगे। तुम मजाक कर रही हो, शियाओ युकियान, चलो चलें। लिन यानरान ने हल्की सी मुस्कान के साथ समूह को पीछे बने चाय घर की ओर ले गई। पूरे रास्ते उसका व्यवहार इतना शालीन था कि जोऊची को आश्चर्य होने लगा कि क्या जिससे उसने अभी अभी लड़ाई की थी, वह सचमुच लिन यानरान के प्रशिक्षण केंद्र से ही था। ऐसा लग रहा था मानो उसका उससे कोई लेना देना ही न हो। चाय के कमरे में प्रवेश करते ही जियाओ युकियान उत्सुकता से जोऊची के बगल में बैठ गई और उसे संदेह भरी निगाहों से देखने लगी। जोऊची, क्या तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था? मैंने तुम्हें जोरदार प्रहार करते देखा था और तुम्हारा पाई गुपाम भी काफी दिलचस्प था। फिर भी तुम मेरे सामने अनजान होने का नाटक कैसे कर सकते हो? यह जोऊची ने अपना सिर खुजाया। सचमुच उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शाओ युकियान को क्या जवाब दे। क्या उसे शाओ युकियान को बताना चाहिए कि उसने यह अपनी पत्नी द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट्स की पुस्तिका से सीखा है, साथ ही अपनी स्पिरिट गॉड रियल्म साधना विधि से इसमें कुछ सुधार भी किए हैं? वह काफी देर तक हिचकिचाता रहा, यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। फिर उसने एक सिगरेट जलाई। ठीक है, शियाओ युकियान, किसी के बैकग्राउंड के बारे में इतनी सीधे तौर पर पूछना बहुत ही असभ्य व्यवहार है। लिन यानरान ने चाय बनाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वीरों का मूल्यांकन उनकी पृष्ठभूमि से नहीं किया जाता, हालांकि मुझे भी जिज्ञासा है। जो क्यूई, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। मुझे शायद थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन मुझे बारीकियों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कोच बनूं? क्या यह प्रतिभा की बर्बादी नहीं होगी? वो शिन्यांग ने लिन यानरान की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बॉस लिन चाहते हैं कि जोऊची आपके डोजो का मास्टर बने। आज जोऊची ने पेई यंगजुन को हरा दिया, और अब आप बिना मास्टर के हैं। जोऊची, तुम जाल में फंस गए हो। तुम्हारे लिए मना करना मुश्किल होगा। लिन यानरान मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं जानती हूं कि वो गो ग्रुप के साथ आपका रिश्ता असाधारण है और साधारण मुआवजा शायद आपको प्रभावित न करे। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं? मार्शल आर्ट जगत में मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं। काफी समय से कोई नया सदस्य नहीं आया है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। ओह, यह सुनकर जो क्यूई ने ऊपरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन उसका दिल बुरी तरह हिल गया था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि जिया यीरुओ के परिवार का राष्ट्रीय मार्शल आर्ट से कुछ संबंध जरूर है। अगर वह इस दायरे में प्रवेश कर पाता, तो उसे मामले की सच्चाई का पता चल जाता। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और जैसे ही वह कुछ पूछने वाला था, वू शिन्यांग ने पहले ही बोल दिया। बॉस लिन सचमुच बहुत उदार हैं। वो शिन्यांग बहुत हैरान थी। जहां तक मुझे पता है, सुइबेई में कई शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर और कई धनी परिवार हैं, लेकिन उनका दायरा अपेक्षाकृत सीमित है।
मेरे पिता ने जब मुझे विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था तो उन्होंने मुझे चाइना टाउन के मार्शल आर्ट हॉल में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए कहा था, ताकि लौटने पर मैं इस दायरे में शामिल हो सकूं। लगता है तुम और लिन यानरान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता? यह सुनकर जो क्यूई बहुत हैरान हुआ। वो शिन्यांग ने कंधे उचकाए और जो क्यूई को समझाया। इस मंडली का सीमित स्वरूप राष्ट्रीय मार्शल आर्ट पर आधारित था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंडली में वे लोग शामिल नहीं थे जो राष्ट्रीय मार्शल आर्ट को नहीं समझते थे या उसका सम्मान नहीं करते थे। प्राचीन काल में ऐसे लोगों को वीर योद्धा कहा जाता था। अब वे असाधारण कौशल रखते हैं और अत्यंत चतुर एवं प्रखर होते हैं, अक्सर महान उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। वू झेंगगुओ की भी यही इच्छा थी। अब जो क्यूई वू गो समूह का एक वैध सदस्य था। यदि वह इस अवसर का उपयोग करके इस समूह में प्रवेश कर लेता तो इसका अर्थ यह होता कि वू गो समूह भी इस समूह में प्रवेश कर चुका है। यह देखकर वू शिन्यांग को निश्चित रूप से खुशी हुई। मजा आया तो थोड़ा सब्सक्राइब लाइक हाइप कर दो।